चलो आज अपन तो स्टार्ट करते हैं। वैसे ही मैं काफी लेट हो चुका है, क्या है कि लास्ट वाली क्लास चल रही थी तो थोड़ा सा लेट हो गया उसमें। अच्छा, पहले तो मेरे को ये बता दो, देखो अपना ये चैप्टर चल रहा था और इसमें अपन ये सारे देख रहे थे कि कौन कौन सी फैक्टर्स यूज करते हैं करंट सिचुएशन का एनालिसिस करने। अगर इसमें कुछ पूछना है तो एक बार पूछ लो, ठीक है नवीन? को बाद में देख लेना, तुम आज देख लेना, और अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो तुम मेरे से पूछ लो। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है तो तुम मेरे से एक बार पूछ लो। तुम लोगों ने पढ़ा हो, देखा हो, समझा हो, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो एक बार पूछ लो, अदरवाइज अपन आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, मेरे को एक बात, थोड़ा सा एक आइडिया और दे दो, क्या क्या कंप्लीट हो चुका है उसमें अपना? पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल हो गया था। पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल देख लिया था क्या सबने? पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल देख लिया था सबने? किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो पूछ लो एक बार। ठीक है, तो यहाँ तक अपने किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अगर तुमने पूरा चैप्टर देख लिया हो, इस यानी पूरा चैप्टर तुमने पढ़ लिया था और साथ में तुमने पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल देख भी लिया था, ठीक है? सर। हाँ बोलो। सर थोड़ी पहले में प्रॉब्लम है सर। बोलो पहले में कौन से में प्रॉब्लम है, पूछ लो। सर वो एक बार अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है ना जो, हाँ हाँ। वो बता दो सर एक बार। अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ इतना सा है कि जिस एरिया में तुम काम कर रहे हो ना, इस एरिया को छोड़कर किसी दूसरे एरिया में तुमने काम करना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैं जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ और क्लास के साथ साथ मैं शेयर मार्केट का काम भी करूँ, तो दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है। दोनों में है क्या कोई रिलेशनशिप? ओएम की क्लास में और शेयर मार्केट में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है? लेकिन नो फिर भी सर। मैं दोनों तरह के काम कर रहा हूँ। क्यों काम कर रहा हूँ? इसलिए करता हूँ कि अगर मान लो कि जैसे अभी तो नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़ा ज्यादा होता है दिसंबर वाले बैच, लेकिन जैसे तुम लोग जून वाले स्टूडेंट हो तो तुम्हें पता है कि जून वाले बैच में नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हो, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होंगे तो खर्चा निकालना मुश्किल होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि डाइवर्सिफाई करना पड़ता है मेरे को भी अपने आप, ताकि एक फिक्स इनकम तो आती रहे और मैं दूसरी साइड वाली इनकम से अपना काम चला सकूं, अगर वो कम ज्यादा भी होती है, ठीक है? तो अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है, देखो यहां पर लिखा हुआ भी है, कॉन्ग्लोमरेट ग्रोथ बिकॉज ऑफ रिजल्टिंग कॉर्पोरेशन इज कॉन्ग्लोमरेट। और कॉन्ग्लोमरेट का मतलब है कलेक्शन ऑफ बिजनेस विदाउट एनी रिलेशनशिप टू वन अनदर। कि उसमें क्या होगा कि मान लो अगर किसी एक बिजनेस में नुकसान हो भी रहा है, डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, किसी एक बिजनेस में नुकसान हो भी रहा है ना, तो उसका तुम है ना सेट ऑफ कर सकते हो दूसरे बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट से। जैसे कि मान लो जैसे आज ऐसे कोई बोलता है, जैसे मान लो तुम्हारी स्वीट शॉप है, मिठाई की दुकान, तुम ये बोलते हो कि हमारी सिर्फ जयपुर में एक ही दुकान है। एक तो तुम ये बोलते हो, एक तुम ये बोलते हो कि हमारी जयपुर में 6 अलग अलग स्टोर्स है। तो किसको ज्यादा फायदा होने वाला है? 6 स्टोर को ज्यादा फायदा होगा या एक शॉप को, एक स्टोर को ज्यादा फायदा? 6 को सर। क्यों? अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता, सर ऐसा भी तो होगा ना कि 6 स्टोर है तो तुम्हारे कॉस्ट वगैरह भी ज्यादा लगना स्टार्ट हो जाएगी, ज्यादा लेबर रखनी पड़ेगी,
ज्यादा तुम्हें रेंट पे करना पड़ेगा, तो सर सेल्स एक्स्ट्रा हो रही है ना? सेल्स हो रही है ना एक्स्ट्रा। मान लो किसी 2 स्टोर पे तुम्हें लॉस हो रहा है, तो तुम उन स्टोर को, यानी लॉस ऐसा नहीं हो रहा है कि बहुत ज्यादा लॉस है, माइल्ड मॉडरेट लॉस है, तो तुम दोनों स्टोर्स को बंद कर दोगे क्या? बाकी 4 स्टोर तुम्हारे बढ़िया प्रॉफिट में चल रहे हैं, बाकी 2 स्टोर्स पे तुम्हें लॉस हो रहा है, यानी माइल्ड हो रहा है, मॉडरेट लॉस हो रहा है। अनएक्सेप्शनली तो बात नहीं है, लेकिन माइल्ड लॉस हो रहा है, तुम ऐसा तो बंद कर दोगे क्या स्टोर? नो सर। नहीं सर। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि तुम डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो। अच्छा, तुम ऐसे मत बोला कि सर सारे स्टोर तो एक जैसे ही है ना, ठीक है, मैं मान गया वो सारे स्टोर एक जैसे, लेकिन मैं तुम्हें डाइवर्सिफिकेशन का एग्जांपल समझाऊं। डाइवर्सिफिकेशन से फायदा क्या होता है कि मान लो अगर कोई एक बिजनेस हमारा खराब भी चलता है ना, तो दूसरे बिजनेस के प्रॉफिट से उसको सेट ऑफ कर दिया जाता है, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें तुम ये बोलोगे कि सर ये डाइवर्सिफिकेशन के नीचे जो ये पॉइंट्स रखे हैं, पॉइंट्स का मतलब क्या है? इन पॉइंट्स का मतलब ये है, जैसे मान लो अभी मैं मान लो मैं जैसे अभी इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, ठीक है, इंस्टीट्यूट के नीचे है ना, नीचे इंस्टीट्यूट के नीचे एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलता है, लेकिन क्या है, वो रेस्टोरेंट का मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, खाना अच्छा था, ठीक है, रेस्टोरेंट अच्छी लोकेशन पर था, लेकिन मैनेजमेंट अच्छा नहीं। अच्छा क्यों नहीं था? मान लो वो मैनेजमेंट है ना कुछ और काम भी कर रहा था, तो वो पूरा फोकस नहीं कर पा रहा था रेस्टोरेंट। तो मैं क्या करूंगा, मैं उससे रेस्टोरेंट खुद ओन कर, अब ओन करने से उस रेस्टोरेंट पर तुम लोग जाकर कुछ खाना पीना करते थे, अब वो खाना पीना तुम जाकर करोगे तो मेरे को प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, और मेरे को पता है कि मैं उसको ज्यादा बेटर तरीके से मैनेज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्टाफ है मैनेज करने के, ठीक है। तो अगर मैंने उसको सही ढंग से मैनेज कर लिया, तो मैंने डाइवर्सिफिकेशन भी कर लिया कि मैं इंस्टीट्यूट के बिजनेस से रेस्टोरेंट के बिजनेस पे आया, मैंने डाइवर्सिफिकेशन भी कर लिया, और मेरे को पता था कि उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो मैंने अच्छा मैनेजमेंट लगा के उस बिजनेस को प्रॉफिट में ला दिया। अब दोनों बिजनेस मेरे प्रॉफिट में चल रहे, ठीक है। अब इससे क्या होगा, देखो, इससे एक तो ये हो गया कि आप या तो प्रॉफिट में ले आओगे उस बिजनेस को, विच कैन बी टर्न अराउंड, मतलब प्रॉफिट में ले आओगे और आपको उससे कुछ फायदा होगा, या आप उसको प्रॉफिट में सेल कर सकते हो। अगर आप प्रॉफिट में ले आते हो और आप दोनों बिजनेस को मैनेज नहीं कर सकते, तो प्रॉफिट वाले बिजनेस को सेल कर सकते हो, तो ज्यादा फायदा होगा। स्प्रेड, आप रिस्क को बांट देते हो, जैसे मैंने बताया ना, आपने अगर जयपुर में 6 स्टोर खोल रखे हैं अपनी स्वीट शॉप के, तो आप रिस्क को स्प्रेड कर रहे हो, नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा आएंगे, रिस्क भी ज्यादा होगी क्योंकि आपका खर्चे ज्यादा लगेंगे, लेकिन आपने क्या कर दिया, रिस्क को स्प्रेड कर दिया, आपने रिस्क को बांट दिया। बाकी अगर एक दो स्टोर लॉस में भी चल रहे हैं और बाकी सारे स्टोर प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो तुम उनका लॉस बेयर कर सकते हो। अब वही मान लो तुम्हारा एक ही स्टोर हो, वो लॉस में चल रहा हो, तो उसका बेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में एक और पॉइंट बोल रहा है, एस्केप ए मैच्योर और डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो मैच्योर हो चुकी है, मैच्योर होने का मतलब उसमें ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है, जैसे हम लोग मैच्योर हो चुके हैं, तो हमारी हाइट अब ज्यादा इंक्रीज नहीं, हाइट इंक्रीज होने का मतलब अब ग्रोथ नहीं होगी हमारी। तो अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो मैच्योर हो चुकी है, जो डिक्लाइन है, जो गिर रही है, उसमें अगर आप फायदे में हो ना आप करंटली, तो आप वहां से पैसा लेकर निकल लो और कोई दूसरे बिजनेस पे पैसा लगा। मान लो जैसे अभी सीएमए में काफी बच्चे आ रहे हैं, तो मेरे को फायदा दिख रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा जैसे सीए के अंदर मैच्योरिटी आई, जैसे सीएस के अंदर डिक्लाइन आया, ऐसा सीएमए के अंदर भी होगा, क्योंकि बिजनेस में 4 ही फेजेस होते हैं, बूम, रिकवरी, डिप्रेशन और एक रिसेशन, 4 फेजेस। तो आज अगर बूम चल रहा है, तो फ्यूचर ऐसा होगा जब डिप्रेशन भी होगा। तो अगर मेरे को ये पता लगे कि वो डिप्रेशन कब होने वाला है और मैं उस टाइम थोड़ा सा प्रॉफिट में हूं, तो मैं उस टाइम पैसा निकाल लूंगा उस बिजनेस और किसी दूसरे बिजनेस पे चला जाऊंगा। फिर मेरे को ऐसा लगा उस टाइम पे कि साइंस का बिजनेस ज्यादा करना बेटर है, क्योंकि उसमें फायदा ज्यादा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है, तो मैं उससे पैसा निकाल के साइंस वाले बिजनेस में चला। तो यहाँ पे बोल रहा है एस्केप एक मैच्योर और डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री से निकल जाओ, पॉजिटिव कैश फ्लो लेके और नए बिजनेस एरिया में इन्वेस्ट करो जहां पर तुम्हें प्रॉफिट। तो ये है अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा, अनरिलेटेड का मतलब ये हो गया सीएमए इंस्टीट्यूट बंद करके सीएमए इंस्टीट्यूट स्टार्ट नहीं करना। सीएमए इंस्टीट्यूट बंद किया तो मिठाई की दुकान स्टार्ट, मिठाई की दुकान बंद की तो किराने की दुकान स्टार्ट, वो है अनरिलेटेड, जिसमें दोनों में कोई लिंक नहीं, ठीक है। यस सर।
अच्छा, अब स्टेप नंबर 2, अब अपनी है स्टेप नंबर 2, एनालिसिस ऑफ फ्यूचर। देखो स्टेप नंबर 1, देखो अपन ने जो स्टार्ट किया था, सबसे पहले अपन ने स्टैटिस्टिक्स सॉरी एसएम का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि एसएम क्या होता है, ठीक है, कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, किस किस तरह के वो डिसीजन लेते हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि कितने लेवल की कितने तरह की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं, जियोग्राफी होता है, और उसके अलावा फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, हाइब्रिड होता है, एसबी होता है। और फिर अपन ने पढ़ा था कि क्या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है, वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से किस तरह से अलग होती है। और फिर अपन ने स्टार्ट किया था अपना एसएम के अंदर, जब अपन ने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्टार्ट किया था वेरी फर्स्ट डे, तो मैंने तुम्हें 5 स्टेजेस बताई थी। सबसे पहला काम है करंट सिचुएशन का एनालिसिस करना, दूसरा काम है फ्यूचर का एनालिसिस करना। तो करंट सिचुएशन का एनालिसिस करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके अपन ने पढ़े, जैसे अपन ने पढ़ा सॉर्ट पढ़ा, अपन ने पेस्टल पढ़ा, ठीक है, अपन ने बीसीजी पढ़ा, अपन ने एंसॉफ मॉडल पढ़ा, अपन ने आर्थर डी लिटिल पढ़ा, एडीएल जिसको अपन ने बोला, अपन ने पोर्टर पढ़ा, अपन ने कंटिंजेंसी पढ़ा, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं करंट सिचुएशन को एनालिसिस करने। ऑर्गेनाइजेशन इनमें से कोई भी एक तरीका चूज करके उसके जो फिजिबल है उसके लिए जो तरीका, इनमें से कोई भी एक तरीका चूज करके ऑर्गेनाइजेशन अपना खुद का करंट सिचुएशन का एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन एक तो सॉर्ट, एक पेस्टल और एक कंटिंजेंसी, ये 3 फैक्टर यूज करती है करंट सिचुएशन का एनालिसिस करने। अब तुम बोलोगे सर कंटिंजेंसी से करंट सिचुएशन का एनालिसिस कैसे होता है, ये समझ। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो अभी तुम्हारी एज है, मान लो तुम्हारी एज है 20 इयर्स, और तुम अपना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करना और करवाना चाहिए सब, ठीक है। कोई भी बाइक चला रहा है, कोई भी कार चला रहा है, उसको अपना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवाना है, ठीक है। मान लो तुम अपना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवा, तो तुम्हारा प्रीमियम लगेगा, मान लो ज्यादा नहीं लगता एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का, 1000 रुपए लगेगा, ठीक है। और मेरी एज हो गई 34 इयर्स, ठीक है। मैं अपना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवाऊंगा तो मेरे भी 1000 रुपए लगेंगे या ज्यादा? ज्यादा लगेंगे डेफिनेट। मान लो मेरे लगेंगे 1700, ठीक है। अच्छा, करंट सिचुएशन मेरी है 34 इयर्स, तो मेरे को ज्यादा पैसा पे करना पड़ा। तुम्हारी करंट सिचुएशन है 20 इयर्स, तो तुम्हें कम पैसा पे करना पड़ा, ठीक है। अच्छा, मेरी कंटिजेंसी प्लानिंग के लिए ज्यादा पैसा इसलिए पैसा इन्वेस्ट स्पेंड करना पड़ रहा है क्योंकि मेरी एज ज्यादा है, ठीक है। तो मेरी एज ज्यादा है, एक्सीडेंट होगी तो मेरे लगने के और सही नहीं होने के चांसेस तुम्हारे से थोड़ा ज्यादा ही है मेरे, कि मेरे अगर लग जाएगी और सही नहीं होगा तो उसके चांसेस थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि एज ज्यादा बढ़ती है ना, तो रिकवरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा इंश्योरेंस की प्राइस बढ़ती जाएगी। तो मेरे को मेरी करंट सिचुएशन के बारे में पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैं प्लानिंग करूंगा कि मेरे को कौन सा इंश्योरेंस करवाना चाहिए, कौन सा नहीं करवाना चाहिए। जैसे मैंने अभी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस नहीं करवा रखा, मेरे को जरूरत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि आप अपनी कंटिजेंसी प्लानिंग, यानी आप फ्यूचर में आने वाले फेवरेबल अनफेवरेबल को इवेंट्स को देखकर आज ही उसके लिए प्लान्स बना देते हैं। अच्छा, जो भी आप कंटिजेंसी प्लानिंग करते हो वो आप करंट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग करते हो, आप करंट स्ट्रेटेजी को नहीं छोड़ो, आप उसके अकॉर्डिंग कंटिजेंसी। जैसे मान लो फ्यूचर में मेरे को पता लगे कि जो 2022 में तुम्हारा कोर्स चेंज होने वाला है, वैसे तो 2020 में ही होने वाला था, लेकिन वो कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो गया, तो 2022 में कोर्स चेंज होने। मेरे को पता लग गया कि तुम्हारा ओएम हटा दिया, मेरे लिए अनफेवरेबल है, तो मैं क्या करूंगा, पहले से उसकी प्लानिंग करना स्टार्ट कर, ठीक है। या कुछ कोर्स चेंज कर दिया, कोई नए चैप्टर ऐड कर दिए, तो मैं उनकी पहले से प्लानिंग करना स्टार्ट कर, तो उसको कंटिजेंसी प्लानिंग बोला जाता है। उसको करंट सिचुएशन को समझा जाता है कि आज अपना क्या चल रहा है और अपने को फ्यूचर में क्या हो सकता है अपने साथ, फेवरेबल अनफेवरेबल, उसके लिए अपन पहले से ही प्लान बनाना स्टार्ट कर। अच्छा, ये हो गया करंट सिचुएशन का एनालिसिस। दूसरा है कि करंट सिचुएशन का एनालिसिस करने के बाद क्या, हम करंट सिचुएशन का एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, तुमने सीएमए करना क्यों स्टार्ट किया,
क्योंकि किसी को जॉब करनी है, किसी को बिजनेस करना है, किसी को फादर का बिजनेस करना है, किसी को खुद का बिजनेस करना है, ठीक है, तो किसी को सरकारी नौकरी करनी है। तो करंट सिचुएशन का एनालिसिस करने के बाद में हम डिसीजन लेते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या चाहिए। तो फ्यूचर में जो हमें चाहिए उसको हम बोलते हैं विजन, मिशन या फिर ऑब्जेक्टिव। उसको विजन बोलो, मिशन बोलो या ऑब्जेक्टिव बोलो कि मेरा विजन है कि मैं 5 साल में उस कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ, मेरा मिशन है कि मैं 5 साल में उस कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ, और मेरा ऑब्जेक्टिव है या मेरा गोल है कि मैं 5 साल बाद उस कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ। बोलो कुछ भी, लेकिन तुम फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ सोचते हो करंट सिचुएशन को लेकर। तो फ्यूचर का जो एनालिसिस होता है उसमें तुम विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव का एनालिसिस करते हो, उसके बारे में तुम सोचते हो। अच्छा, पर थोड़ा सा है विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव फैक्टर के, और वो फर्क है टाइम पीरियड। ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं शॉर्ट टर्म्स के लिए, मिशन बनाए जाते हैं मीडियम टर्म्स के लिए, मॉडरेट टर्म्स के लिए, और विजन बनाए जाते हैं लॉन्ग टर्म्स। बस ये फर्क है, ठीक है। जैसे तुम ऐसा समझो, तुम्हारी टीम जा रही है वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने, यानी तुम एक टीम का पार्ट हो जो वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप। तुम्हारा विजन क्या होगा? वर्ल्ड कप जीतना। वो लॉन्ग टर्म हो गया, जब तक पूरा वर्ल्ड कप खत्म नहीं हो जाता तब तक रहेगा तुम्हारा विजन। अच्छा, उस विजन को कंप्लीट करने के लिए तुम्हारे मिशन होंगे कि पहले तो ग्रुप स्टेजेस जीतनी है, फिर नॉकआउट स्टेजेस जीतनी है, फिर सेमीफाइनल जीतना है और फिर फाइनल जीतना है। ये मिशन होंगे। तो मिशन का जो पीरियड होगा वो विजन से कम होगा। जैसे टूर्नामेंट चलने वाला है 1 महीना, तो विजन के लिए है 1 मंथ, लेकिन अपने ग्रुप स्टेजेस चलने वाले हैं अगले 15 दिन। उसके बाद नॉकआउट स्टेजेस चलेंगे 10 दिन, उसके बाद सेमीफाइनल चलेंगे 2 दिन, और फाइनल चलेगा 1 दिन। तो वो क्या होंगे? वो अपने मिशन होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? गोल्स क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव होंगे, गोल्स होंगे, जैसे कि इस मैच में टॉस जीतकर अपने को बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है। पहले बॉलिंग करेंगे तो फर्स्ट ओवर कौन करेगा, बीच वाले ओवर्स कौन करेगा, पहले अगर बैटिंग करना है तो ओपनिंग में कौन आएगा, कितने ओवर्स तक उनको रन कम बनाने हैं, कब उनको रन रेट बढ़ानी है, कब हम स्पिनर को बॉलिंग में उतारेंगे, ठीक है। अगर हमारे 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो फिर हमारे कौन आएगा बैटिंग करने। तो ये सब क्या होते हैं? ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये भी हम फ्यूचर के बारे में एनालिसिस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि मैच के लिए जो हम गोल्स बना रहे हैं, मैच के लिए जैसा हमने सोचा, तो होते तीनों ही फ्यूचर का एनालिसिस करने के लिए है। लेकिन विजन होता है लॉन्ग टर्म के लिए, मिशन होता है मीडियम टर्म के लिए, और ऑब्जेक्टिव गोल्स होते हैं शॉर्ट टर्म। सिर्फ इतना सा फर्क। सो सबसे पहला पॉइंट है विजन। विजन क्या काम करता है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन को रोड मैप प्रोवाइड करवाता है कंपनी के फ्यूचर के लिए। और फ्यूचर कौन सा? लॉन्ग टर्म फ्यूचर। जैसे कि अब्दुल कलाम, ठीक है, अब्दुल कलाम ने, है ना, 1998 में ही एक बुक लिख दी थी। अब्दुल कलाम ने 1998 में बुक लिख दी थी, विजन 2020 इंडिया। यानी उसने लगभग 22 इयर्स, 22 साल पहले ही इंडिया फ्यूचर में कैसा होना चाहिए उसने ये बता दिया। वैसा है या नहीं है उस पर अलग डिबेट, ठीक है, लेकिन उसने लॉन्ग टर्म के बारे में बात की थी। उसने बात की थी अगले 22 साल में क्या होने वाला है इंडिया के, ठीक है। तो उसने बताया था कंपनी का फ्यूचर, यानी कंपनी नहीं, उसने इकोनॉमी इंडिया का फ्यूचर बताया था, ठीक है। यानी विजन हमें प्रोवाइड करता है कंपनी के फ्यूचर का लॉन्ग टर्म रोड, कि लॉन्ग टर्म कंपनी क्या सोच रही है, लॉन्ग टर्म में कंपनी क्या, ठीक है। जैसे मान लो एक कंपनी है, तुम्हें ऑफर करती है, जैसे तुम जॉब करने जाते हो, एबीसी कंपनी तुम्हें ऑफर करती है 5 लाख रुपीस की है, कम है लेकिन ठीक है तुम्हारा। और XYZ कंपनी तुम्हें ऑफर करती है 7 लाख रुपीस पर। एबीसी कंपनी एक रेपुटेटेड कंपनी है, जिसका उसका मिशन भी विजन भी उन्होंने बना रखा है। XYZ कंपनी की कोई रेपुटेशन खास नहीं है और उन्होंने कोई विजन भी नहीं बना रखा।
उन्होंने ये कह रखा है कि अपनी कंपनी चलेगी तो अपन आगे बढ़ेंगे, नहीं चलेगी तो अपन डब्बा बंद करके घर चले जाएंगे। ठीक है, तुम कौन सी कंपनी में जॉब करना पसंद है? ये बीसी के अंदर पसंद करोगे, क्योंकि एटलीस्ट उस कंपनी का विजन तो है, एटलीस्ट उस कंपनी के साथ अगर तुम काम करोगे तो तुम्हारा फ्यूचर तो है, तुम्हें कुछ सीखने को तो मिलेगा, तुम्हें कुछ डिसीजन मेकिंग करने को तो मिलेगी वहां पर। ठीक है, तो विजन हमें प्रोवाइड करवाता है कंपनी के फ्यूचर का रोड मैप। ठीक है, और रोड मैप के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि अगर तुम्हारे पास में रोड मैप अवेलेबल है तो तुम्हें अपनी डेस्टिनेशन के बारे में पता होगा। अगर तुम्हारे पास में सिर्फ रोड अवेलेबल है तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, लेकिन अगर तुम्हारे पास में उसका मैप भी अवेलेबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम्हें अपने डेस्टिनेशन के बारे में पता होगा। विजन इंडिकेट्स द काइंड ऑफ कंपनी मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट फॉर फ्यूचर, कि कंपनी का मैनेजमेंट फ्यूचर में क्या करना चाहता है, किस तरह का फ्यूचर देख रहा है कंपनी का मैनेजमेंट। कंपनी का मैनेजमेंट देख रहा है कि अगले 10 साल में हमें इंडिया की टॉप 100 कंपनीज के अंदर आना, तो उनका विजन है पॉजिटिव। ठीक है, उनका पॉजिटिव विजन है कि उन्हें कुछ पॉजिटिव अचीव करना है अगले 10 साल। ठीक है, तो कंपनी का मैनेजमेंट किस तरह के फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, तो विजन ये इंडिकेट करता है। उसके बाद विजन आल्सो स्पेसिफाइज अबाउट कंपनीज इंटेंशन एंड कैपेबिलिटीज टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। कंपनी का इंटेंशन बताता है, जैसे कि मैं अगर तुमसे पूछूं कि आज तुम्हारा विजन क्या है, तुम बोलोगे कि जॉब करना है, कुछ बोलोगे बिजनेस करना है, तो वो तुम्हारे इंटेंशन के बारे में बताता है कि तुमने किस इंटेंशन से सीएमए स्टार्ट किया। और आवाज आ रही है सबको? एक्चुअली में क्या, इधर लाइट चली गई थी तो मेरा ब्रॉडबैंड से कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था। आवाज आ रही है सबको, एक बार बता देना। ठीक, अच्छा है ना। देखो इसके बाद विजन स्पेसिफाई कंपनीज इंटेंशन, कि कंपनी ने विजन क्यों बनाया है, और साथ में विजन बताता है कंपनी की कैपेबिलिटीज, कि वो नई टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपको अगर फ्यूचर के लिए कुछ अचीवमेंट करना है, जैसे आज की बात करें, जैसे पुरानी बात करें, पुराने मैचेस में जो प्लान्स बनाए जाते हैं वो पेपर पर बनाए जाते हैं। आज के मैचेस में जो प्लान बनाए जाते हैं वो कंप्यूटर लैपटॉप पर बनाए जाते हैं, टैबलेट्स पर बनाए जाते हैं, और उनके प्लान को डिस्कस किया जाता है, विजुअली डिस्कस किया जाता है, ऑडियो विजुअली डिस्कस किया जाता है। ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये क्या है, ये आपकी कैपेबिलिटी से कि आप उस विजन को अचीव करने के लिए अगर आपको टेक्नोलॉजीज की रिक्वायरमेंट पड़ी तो क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन उन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के अडॉप्ट किए हुए आप कोई भी विजन या कोई भी इंटेंशन या कोई भी मिशन आप कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे तुमने देखा होगा, शायद तुमने बचपन से, तुम, मेरे को पता नहीं कि तुमने चॉक बोर्ड पे पढ़ाई की है क्या कभी? चॉक बोर्ड पर, उस बोर्ड पर पढ़ाई की जिस पर चॉक की है। ठीक है, अब तुम यूज करते हो, जैसे अभी 2 साल पहले, 1-1.5 साल पहले तक तुम यूज करते थे मार्कर वाला बोर्ड। ठीक है, अब उसकी भी जरूरत खत्म हो गई क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो गई, तो अब हम यूज करते हैं हमारा यहाँ पर लैपटॉप कीबोर्ड, ये लैपटॉप माउस वाला बोर्ड यूज करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि हमारे इंटेंशन के बारे में पता लगता है। मान लो मेरा इंटेंशन ही नहीं है तुम्हें पढ़ाने का, तो मैं बोलूंगा यार देखो मेरे को तो लिखना ही नहीं आता, मेरे को इस बोर्ड पर इस पे चलाना ही नहीं आता, मेरे को माउस चलाना नहीं आता, मैं कैसे पढ़ाऊंगा तुमको? तो वो मेरा इंटेंशन नहीं है पढ़ाने का, तो मैं बोल दूंगा। ठीक है, तो कंपनी का इंटेंशन और उसकी कैपेबिलिटीज को बताता है विजन। साथ साथ में विजन ये भी बताता है कि आप जो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, तो आप अपने कस्टमर और अपनी सोसाइटी के बारे में क्या सोच रहे हो। क्योंकि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, चाहे वो सर्विसेज रेंडर कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी कर रही है, चाहे वो गुड्स प्रोड्यूस करे, चाहे वो सर्विस रेंडर करे, अपने कस्टमर के लिए कर रही है। तो विजन स्पेसिफाई करता है पॉलिसीज को कि आप अपने कस्टमर के लिए फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। ठीक है, जैसे अभी महिंद्रा ने बोला था कि हम हमारे कस्टमर के लिए फ्यूचर में इलेक्ट्रिक कार्स लेकर आए, तो महिंद्रा ने ला दी। ठीक है,
आप मारुति में बोल रहे हैं कि हम भी इलेक्ट्रिक कार्स लेकर आएंगे, तो मारुति लेकर आएगा। फिर हुंडई बोलेगा कि हम भी इलेक्ट्रिक कार्स लेकर आएंगे, तो वो भी लेकर आएंगे। तो आप कस्टमर के लिए क्या है, आप सोसाइटी के लिए क्या है? सोसाइटी का मतलब जैसे तुम समझ, अभी है ना, तुम लोगों ने सुना होगा कि बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और बाबा रामदेव के बीच। तुमने सुना भी होगा। यस सर। कहा था कि कुछ बोला Yes, sir. एलोपैथी खराब साइंस है, और ठीक है, अब वो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट था कि एलोपैथी खराब साइंस है। एलोपैथी खराब साइंस नहीं है। आपको अगर इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो आपको एलोपैथी के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। साइंस खराब नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम है आईएमए, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसमें प्रॉब्लम है सबसे, ठीक है। अब प्रॉब्लम समझना, तुम क्या प्रॉब्लम, तुमने पता नहीं शायद देखा है या नहीं देखा है। एक है ना, लाइट बल्ब का ऐड आया है रिसेंटली। एक लाइट बल्ब का ऐड आया है रिसेंटली, और उस लाइट बल्ब का एडवर्टीजमेंट किया गया है कि उस लाइट बल्ब को जलाने से है ना, उस रूम के अंदर वायरस वगैरह होंगे ना, वो मर जाएंगे लाइट बल्ब को जलाने से, ठीक है। यानी वो लाइट बल्ब से लाइट निकलेगी और वो है ना, वो प्रोटीन को तोड़ेगा, उस वायरस के प्रोटीन को तोड़ेगा और उस वायरस को खत्म कर देगी। तुम्हें ऐसा लगता है कि आज की तारीख में पॉसिबल है कि जब साइंटिस्ट वैक्सीन नहीं बना पा रहे, इवन साइंटिस्ट को ये नहीं पता कि नया जो वेरिएंट आने वाला है वो कौन सा आने वाला है, उस वेरिएंट का कोड क्या होगा वो नहीं पता, और उन्होंने ऐसा लाइट बल्ब बना दिया, लाइट बल्ब जो कोरोना वायरस को भी मार सकता है। और पता है उसको किसने अप्रूव कर रखा है? उसको अप्रूव कर रखा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। ऐसी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। मेडिकल साइंस डेफिनेटली बहुत अच्छी है। एलोपैथी सर्जरी आपको करवानी है तो आपको एलोपैथी के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो आपको एलोपैथी के पास जाना पड़ेगा, तो उसका कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं आज की। लेकिन वही बात जब करते हो, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कैसी कैसी चीजों को अप्रूवल देता है तो पता लगता है कैसी कैसी चीजों को अप्रूवल मिलता है। अच्छा है ना, एक एडवर्टीजमेंट ऐसा भी था, इंटरेस्टिंग एडवर्टीजमेंट, बजाज का एडवर्टीजमेंट था, वो भी लाइट बल्ब का एडवर्टीजमेंट। पहले तो मैं ना टाइड वाले एडवर्टीजमेंट देखता था, तो टाइड कपड़ों के ऊपर से जाता था, एकदम व्हाइट हो जाते थे कपड़े, ठीक है। अब एक बच्चा स्कूल में अपने कपड़े गंदे करके लेकर आता है, वो घर पर आता है और उसकी मम्मी कपड़े धो देती है, कपड़े साफ नहीं होते। मेरे को लग रहा था कि अब ये टाइड का ऐड होने वाला है, ये टाइड का ऐड आने वाला है, ठीक है। और फिर उसको कपड़े गंदे, यानी उसको गंदे कपड़े पहनाकर खड़ा कर दिया, लाइट बल्ब जला दिया, और लाइट बल्ब जलाते ही उसके कपड़े व्हाइट हो गए, ठीक है। अच्छा, उसी बजाज का ही एक और ऐड भी, वो ऐड है कि है ना, एक लड़की को लड़के वाले देखने आते हैं, ठीक है। अब लड़की का थोड़ा कलर फेयर नहीं होता, तो अब लड़के वाले ना नुकर करते, लाइट बल्ब जलता है, तो लाइट, मेरे को लग रहा था कि ये वो है ना, ये वापस से फेयर एंड लवली का कुछ ऐड आने वाला है, ठीक है। मेरे को लग रहा था पर्सनली, मैंने जब उस ऐड को पहली बार देखा, तो लाइट बल्ब जलाते हैं, और लाइट बल्ब जलाते ही वो लड़की जो जिसका फेयर कलर नहीं था वो फेयर हो जाती है, और लड़के वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं। तुम सोचो ये कि आप है ना सोसाइटी के दिमाग में क्या डाल रहे हो। आप सोसाइटी के दिमाग में, मेरे को तो कल से क्रीम यूज करने की जरूरत ही नहीं है, या मेरे को कोई भी फेयरनेस प्रोडक्ट वैसे यूज नहीं करने चाहिए क्योंकि वो केमिकल बेस्ड होते हैं, लेकिन स्टिल यूज करते हैं। हम रह नहीं सकते। हम तो ऐसे भी बोलते हैं मोबाइल फोन यूज नहीं करना चाहिए, हम तो ऐसे बोलते हैं फ्रिज यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे फ्रियोन गैस निकलती है, और फ्रियोन गैस है ना ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। लेकिन हम आज इन चीजों से बच नहीं सकते कि हम ऐसा मोबाइल यूज नहीं, ऐसा छोड़ नहीं सकते, मोबाइल छोड़ नहीं सकते, फ्रिज छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो वो एडवर्टीजमेंट देखकर सोसाइटी के दिमाग में क्या जाता है कि अगर मैं अगर ये खरीदूंगा और मेरी बेटी का कलर फेयर नहीं है, उसको लड़के वाले देखने आएंगे, मैं लाइट जला दूंगा तो मेरी बेटी का कलर फेयर हो जाएगा। कितना कितना वाहियात लॉजिक है, तुम अगर लॉजिक समझो तो उसके पीछे। बच्चे के कपड़े व्हाइट हो जाएंगे, लाइट बल्ब जला दो, लॉजिक देखो। सोसाइटी को क्या दिया, प्रॉब्लम यहां पर ये इरेज होती है, सोसाइटी को क्या दिया, ठीक है। जैसे तुम ये देखना, इस चीज का फायदा मिलेगा फ्यूचर में महिंद्रा, इस चीज का फायदा मिलेगा फ्यूचर में टाटा, इस चीज का फायदा मिलेगा, आज फायदा नहीं है, चलो आज हो सकता है बहुत लोगों को रामदेव बाबा गलत लगे, लेकिन उसने क्या कर रखा है, उसने एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल खोल रखा है, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल खोल रखा है हरिद्वार, ठीक है। आईएमए ने कोई डेडिकेटेड हॉस्पिटल, आईएमए तो कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है जो इंडियन गवर्नमेंट को या किसी और डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करे। वो जैसे एक प्राइवेट कंसर्न होता है ना, वैसे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है आईएमए।
बस वो क्या है, काफी सालों से काम कर रही है, तो उसकी क्या है, उस मार्केट में, उस इंडस्ट्री के अंदर थोड़ी सी ज्यादा, ऐसा मान लो, ज्यादा ऐसा मान लो पहुंच है उसकी इस इंडस्ट्री के अंदर, तो इस वजह से लोग उनको मानते हैं हाई। इस चीज का फायदा मिलेगा, मैं बता रहा हूं, अगर आप सोसाइटी के लिए कम कर रहे हो, ठीक है, जैसे इंडिया के अंदर, मैं तुम्हें इंडिया के अंदर ज्यादातर लोग माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज यूज करते हैं, ज्यादातर। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो एप्पल यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके पीछे रीजन क्या है? तुम्हें पता है कि सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम किससे बना? पता है क्या तुम्हें? मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको अपन एमएस डॉस बोलते हैं, एमएस डॉस, ठीक है। तो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट, वैसे बनाया तो था उससे अपने एप्पल का सीईओ, क्या नाम था उसका, मैं बार बार नाम भूल जाता हूँ, स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स बनाया तो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम स्टीव जॉब्स से था, लेकिन उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ गई थी, ठीक है, कि उसके ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे बहुत सारी कमांड को, तो दोबारा से बनाने लगा, तो उसी बीच में माइक्रोसॉफ्ट ने बनाकर खुद का पेटेंट करवा लिया, तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट के पास। अच्छा है ना, इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट इतना ज्यादा लोग यूज क्यों करते हैं? और बाकी पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अगर तुम जाओगे ना, तो माइक्रोसॉफ्ट को इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता, बाहर वाले लोग ज्यादातर एप्पल को ही प्रेफर करते हैं। इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट बहुत ज्यादा यूज है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंडिया में एक गवर्नमेंट, यानी मेरे को ध्यान नहीं कौन सा ईयर है, शायद 2000 या 2003-4 के आसपास वाला कोई ईयर है, तब इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई कि है ना, हर गांव-गांव में कंप्यूटर सेंटर्स ओपन हो। अब गांव-गांव में कंप्यूटर सेंटर्स ओपन होंगे, तो वहां पर कंप्यूटर चाहिए, यानी बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए हर गांव के अंदर। और पहले कंप्यूटर आते भी बहुत महंगे थे, ठीक है, तो हर गांव के अंदर कंप्यूटर चाहिए। अच्छा, सिर्फ हार्डवेयर थोड़ी इन्वेस्टमेंट था, सॉफ्टवेयर का भी तो इन्वेस्टमेंट था, वो भी तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है सॉफ्टवेयर का। आप आज जैसे आप ज्यादातर लोग तो पायरेटेड यूज करते हैं, लेकिन मान लो आप ओरिजिनल यूज करते हैं, तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है ओरिजिनल का, कि आप एमएस ऑफिस ओरिजिनल यूज कर रहे हो, आप विंडोज ओरिजिनल यूज कर रहे हो, आप और सॉफ्टवेयर ओरिजिनल यूज कर रहे हो, तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट। तो उस टाइम क्या है कि गवर्नमेंट ने कंप्यूटर परचेज कर लिया, अब उनको चाहिए था ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उन्होंने बात की माइक्रोसॉफ्ट से। माइक्रोसॉफ्ट ने बोला कि हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री में दे देंगे यूज करने। आप सोसाइटी के लिए यूज कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपकी सोसाइटी एजुकेट हो, आप चाहते हो कि आपकी सोसाइटी में लोगों को कंप्यूटर यूज करना है, तो हम आपको हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री में दे देंगे। अच्छा, उस फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम देने का फायदा एट द एंड ऑफ डे माइक्रोसॉफ्ट को मिला। क्या फायदा मिला? आजकल हम सब लोग विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज करना चाहते हैं। आज मान लो कोई मैं नया लैपटॉप भी परचेज करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसमें विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो, प्री इंस्टॉल, या उस पे एमएस ऑफिस प्री इंस्टॉल हो, ओरिजिनल वाला। 2-5 हजार रुपए मैं ज्यादा दे दूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं प्री इंस्टॉल्ड एमएस ऑफिस, एमएस विंडोज यूज करूँ, क्योंकि उसने सोसाइटी को यूज करना सिखाया, तो यूज करने से लोगों की आदत भी वही पड़ी। लोगों की आदत पड़ी कि माइक्रोसॉफ्ट को किस तरह से यूज किया जाता है, विंडोज को किस तरह से यूज किया जाता है। जैसे आज है ना, मैं यूज करता हूँ विंडोज 10 यूज करता हूँ, तुम लोगों में से कोई विंडोज 7 भी यूज करता है, जैसे अपने विक्सी सर का एग्जांपल है, वो विंडोज 7 यूज करते हैं। मैं उन्हें विंडोज 10 रिकमेंड भी करता हूँ ना, तो वो यूज नहीं करते, बोला नहीं नहीं विंडोज 7 ही अच्छा। और आज मेरे को कोई बोले कि विंडोज 7 यूज कर लो, मेरे से यूज नहीं किया, ये प्रॉब्लम आती है। अच्छा, इस विजन से आप अपनी सोसाइटी को क्या देना चाहते हैं, ये पता कि आपका विजन क्या है। प्रॉफिट अर्न करो, कोई दिक्कत नहीं, आप प्रॉफिट भी अर्न करोगे लोगों के लिए, लेकिन आप अगर एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो आपका, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपके पास में एक्सेस प्रॉफिट रखा हुआ है, तो आप उसको वापस से सोसाइटी को दे, तभी आपका बिजनेस ज्यादा बेटर तरीके से रन कर पाओ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद विजन स्पेसिफाई 3 एलिमेंट। पहला एलिमेंट हु वी आर एंड वेयर आर वी नाउ, मतलब प्रेजेंट। तो लाइन पढ़ोगे तो फॉर्मिंग है विजन स्टेटमेंट। अच्छा, विजन से बनते हैं मिशन, ठीक है। तो फॉर्मिंग है विजन मिशन स्टेटमेंट दैट डिफाइंस व्हाट बिजनेस द कंपनी प्रेजेंटली इज डूइंग। कंपनी प्रेजेंट में क्या कर रही है, ठीक है। वेयर वी आर गोइंग, मतलब फ्यूचर।
कंपनी का फ्यूचर क्या है, कंपनी लॉन्ग टर्म के बारे में क्या सोच रही है, ठीक है। और थर्ड यहाँ पर एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट है, आपने जो भी विजन बनाया है, आप उस विजन के लिए, आपका एक तो वो विजन क्लियर होना चाहिए और आप उसके लिए कमिटेड होने चाहिए, ठीक है। विजन क्लियर होना चाहिए, मेरे को जॉब करना, मेरे को पापा का बिजनेस करना, मेरे को खुद की प्रैक्टिस करना, मेरे को सरकारी नौकरी करनी, एक तो विजन क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे सर तो मैं जॉब कर लूंगा, आप बोलोगे तो सर मैं अपने पापा के बिजनेस को संभालूंगा, आप बोलोगे तो मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगा, आप बोलोगे तो मैं आपके साथ इंस्टीट्यूट में पढ़ाने आ जाऊंगा, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। विजन शुड बी क्लियर। इवन है ना, विजन छोड़ो, मिशन जो आप बनाते हो ना वो भी क्लियर होना चाहिए और आप उनके लिए कमिटेड होने चाहिए। अगर आप किसी भी विजन या मिशन के लिए कमिटेड नहीं होना तो आप उसको कभी भी राइट टाइम पर अचीव नहीं कर पाओगे। कमिटमेंट होना चाहिए, बहुत जरूरी है कमिटमेंट, ठीक है। जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हो क्योंकि आपका मिशन है इंटर को क्लियर करना, तो आप पढ़ाई के लिए कमिटेड होने चाहिए। अगर आपका पढ़ाई के लिए कमिटमेंट नहीं है या आप पढ़ाई को कमिट नहीं कर पा रहे तो आप अच्छे नंबर से पास नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि 1 वीक सीरीज होती है, 1 वीक सीरीज, 1 वीक सीरीज भी 7 डेज का कमिटमेंट मांगती है, इसीलिए उसका नाम 1 वीक सीरीज होता है। लेकिन आप उसको एक दिन में कंप्लीट, इवन छोड़ो एक दिन छोड़ो, एक रात में कंप्लीट कर देते हो, तो उस, यानी आप क्लियर नहीं हो, आपका कमिटमेंट नहीं है उसके कारण, आपका कमिटमेंट नहीं है 1 वीक सीरीज के लिए, तो प्रॉब्लम आपके लिए आएगी, आपके मार्क्स कम आए। लेकिन आप कमिटेड होकर 1 वीक सीरीज को भी पढ़ते हो ना तो आप अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो, ठीक है। अच्छा, विजन से बनाए जाते हैं मिशन, विजन को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं मिशन। अब मिशन का क्या मतलब होता है, यहां पर पढ़ना, द मिशन इंप्लाइज द फंडामेंटल एंड एंड्यूरिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एंड्यूरिंग का मतलब, एंड्यूरिंग का मतलब एक तरह से अनएंडिंग होता है। एक बार फिर भी मैं कंफर्म कर लूं, एंड्यूरिंग का मीनिंग कंफर्म कर लूं, मेरे हिसाब से अनएंडिंग होता है, जिसका कभी एंड नहीं होता। एंड्यूरिंग, हाँ, लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है, बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग। एंड्यूरिंग का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग। Mission implies the fundamental and enduring objective of an organization that set it apart from other organization of similar business. जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजॉन, ठीक है, तुमने दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना। अच्छा, तुम्हें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा पसंद है, कोई भी स्टूडेंट बताओ। अमेज़न। अमेजॉन ज्यादा पसंद है, ठीक है। अच्छा, मेरे को ये भी बता दो कि तुम्हें अमेजॉन क्यों पसंद है। आजकल तो है ना, तुम चाहे अमेजोन यूज करो चाहे फ्लिपकार्ट यूज करो, दोनों पे प्राइसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। राघव, नेहा, तुम बताओ तुम्हें क्यों पसंद है अमेजोन या फ्लिपकार्ट, कोई रीजन उसके पीछे। जबकि दोनों ऑर्गेनाइजेशन का नेचर ऑफ बिजनेस सिमिलर है। दोनों ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रही है, कस्टमर को सेलर से मिलाने का काम करती है, बीच में तो वो प्लेटफॉर्म है और कुछ नहीं। बायर और सेलर को मिलाने का प्लेटफॉर्म है दोनों ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का नेचर ऑफ डूइंग बिजनेस अलग अलग। फ्लिपकार्ट इंडियन कंपनी है इसलिए, ऐसा। फिर तो माइक्रोमैक्स भी इंडियन कंपनी है, तो माइक्रोमैक्स से फोन खरीदा करो। सर्विस अच्छी है फ्लिपकार्ट की। चलो, अलग अलग रीजन हो सकते। अब है ना, देखो, दोनों ऑर्गेनाइजेशन का नेचर ऑफ बिजनेस सेम, नेचर ऑफ बिजनेस। टाटा क्लिक, तुम तो नए नवीन, टाटा क्लिक कौन यूज करता है? कोई यूज नहीं करता टाटा क्लिक। टाटा क्लिक से अच्छा है ना तुम आजियो यूज किया कर,
वो ज्यादा बेटर है। हाँ जी, ठीक है। टाटा का इंटरफेस इतना बढ़िया नहीं, टाटा क्लिक का इतना बढ़िया इंटरफेस नहीं है उसका, ठीक है। तो तुम आजियो यूज किया करो, उससे बेटर है। अच्छा देखो, आज समझो मिशन क्या बताता है। दो ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों एक ही तरह का बिजनेस कर रही है, लेकिन दोनों अपने अपने बिजनेस को किस तरह से इंटरप्रेट करती है, किस तरह से अपने बिजनेस का फॉर्मुलेशन करती है, किस तरह से अपने बिजनेस यानी जो भी उनके ऑब्जेक्टिव है उनको किस तरह से कंप्लीट करती है, वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग है। और इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है, या इन जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से अलग दिखाता है, इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो ऑब्जेक्टिव ज्यादातर इनके लोगोस में होता है, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव ज्यादातर इनके लोगोस में होता है, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव ज्यादातर इनकी जो मोटो लाइन होती है ना, उसमें होता है। जैसे अपने इंस्टीट्यूट की मोटो लाइन क्या है? वी ब्रिंग आउट बेस्ट इन यू। हम आप में से बेस्ट को बाहर निकालना चाहते हैं ताकि आप ज्यादा अच्छा पेपर अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। तो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन की फुट लाइन होती है, मोटो लाइन होती है, या उनकी ऑर्गेनाइजेशन का जो लोगो होता है, जैसे अमेजन का लोगो है, ठीक है, तुमने देखा होगा, तो वो इस तरह से होता है कि AMAZON, और A to Z पर है ना ऐसी स्माइल बनी होती है, ठीक है। शायद मेरे को मिल भी जाएगा अमेजन का लोगो, ये सब, ठीक है। जैसे ये देखो, ये वाला लोगो है अमेजन का, तो A से Z पर स्माइल बनी हुई है कि हम आपको A to Z प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, हम आपको A to Z प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं विद स्माइल। इसका मतलब ये है, हम आपको A to Z प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं विद स्माइल, ठीक है। अच्छा, मेरे को पता नहीं तुमने एक चीज और ऑब्जर्व की होगी या नहीं की होगी, मैं तुम्हें आज एक चीज बताऊं। तुम में से कितने लोग लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं? मोबाइल फोन नहीं, लैपटॉप कंप्यूटर यूज कर सर मैंने। शिवा तुम यूज कर रहे हो, और कोई यूज कर रहा है? यस सर। निशिता, तुषार? Yes, अच्छा, sir. अब एक चीज देखो, तुम Yes, देखो, तुम sir. एक चीज ऑब्जर्व करना, पता नहीं तुमने कभी ऑब्जर्व किए या नहीं किए। तुम अगर अपना कीबोर्ड देखोगे ना, तो कीबोर्ड पे ना F और J, कीबोर्ड पर F और J पर है ना ऐसे नीचे लाइन से, सिर्फ उन्हीं दो कीज पर है और बाकी किसी भी कीज पर नहीं। यस सर। यस सर। तुमने पहले भी कभी ऑब्जर्व किया है क्या? नो सर। हाँ सर, बस देखा था लेकिन ये नहीं पता कि क्यों है। और F और J पर ही क्यों है, और किसी पर क्यों नहीं है? पता है क्या तुम में से किसी को रीजन? हाँ बिल्कुल, टाइपिंग के लिए। देखो है ना, सुनो मैं बताऊं, अभी तो क्या है, अपनी टाइपिंग स्पीड स्लो है, तो अपन है ना एक एक ऐसे अल्फाबेट को देखकर टाइप करते हैं। लेकिन है ना, अगर तुम टाइपिंग प्रैक्टिस करते हो, तुम्हारी टाइपिंग स्पीड फास्ट होती है, तो तुम कीज को ढूंढोगे कैसे? क्योंकि तुम्हें कीबोर्ड की तरफ तो देखना नहीं है। तुम्हारे है ना दो इंडेक्स फिंगर्स होती है ना, इंडेक्स फिंगर्स हाथ में, वो इंडेक्स फिंगर F और J के लिए होती है। तो तुम जो फास्ट टाइप करते हैं, जो भी लोग फास्ट कीबोर्ड पर टाइप करते हैं, वो अपनी फिंगर से उन F और J कीज को ढूंढते हैं। वो कीबोर्ड की तरफ देखते नहीं है। वो कीबोर्ड की तरफ, जैसे मेरी थोड़ी सी फास्ट है टाइपिंग स्पीड, तो मैं कभी भी कीबोर्ड की तरफ देखकर टाइप नहीं करता। मैं क्या करता हूं, मैं F और J को फिंगर से ढूंढता हूं, क्योंकि F और J पर जो लाइन है ना, वो लाइन है ना थोड़ी सी है ना कीबोर्ड से बाहर आ रही है, यानी उन की से बाहर आ रही है, तो पता लग जाता है मेरे को कि कहां पर F है, कहां पर J है। और उसके बाद टाइपिस्ट जो होते हैं, जो अच्छा टाइप करते हैं, वो उन कीज को यूज करके, यानी बिना कीबोर्ड देखे, वो F और J कीज को ढूंढते हैं, बिना कीबोर्ड देखे। तुम किसी भी अच्छे टाइपिस्ट को देख लेना, वो हमेशा F और J की पर हाथ रखेगा अपने, ठीक है। तो वो बिना कीबोर्ड देखे अगर कीज को ढूंढना चाहे तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो जो मैन्युफैक्चर है वो क्या करता है, वो F और J पर थोड़ा थोड़ा सा उभार बना देता है, ठीक है, थोड़ा सा उठा देता है वहां से कीज को, तो ताकि अगर कोई कीबोर्ड पर उन कीज को नहीं भी देख पा रहा है ना, तो वो सिर्फ टच करके, टच टाइपिंग बोलते हैं फास्ट टाइपिंग को, वो टच करके पता लगा सकता है कि F और J कहां पर, ठीक है। मैं भी नहीं समझता था कि ऐसा क्यों बनाया, फिर मैंने पढ़ा तो समझ में आया कि मेरे ऐसा क्यों करते। अच्छा,
तुम लोगों ने एक और चीज ऑब्जर्व की होगी, चलो एक और इंटरेस्टिंग चीज बताओ। ट्रक पे है ना, ट्रक पे हमेशा ऐसे लिखा होता है पीछे की तरफ, हॉर्न, ओके और प्लीज। स्पेलिंग ठीक है, ये लिखा होता है ट्रक के पीछे हमेशा। अच्छा, तुमने कभी ऑब्जर्व किया है कि ये हमेशा क्यों लिखा होता है, या बस ऐसे सर ऐसे लिखा होता है? सर टेक ओवर के लिए होता है सर ये तो। अच्छा, तुमने कभी इधर उधर भी पैटर्न देखा है क्या, कि ऐसा देखा हो कि पहले ओके लिखा हो, फिर हॉर्न लिखा हो, फिर प्लीज लिखा हो, या पहले प्लीज लिखा हो, फिर ओके लिखा हो, फिर हॉर्न लिखा हो? ऐसा कभी पैटर्न देखा है क्या, या तुमने हमेशा ये पैटर्न देखा है कि हॉर्न ओके प्लीज? सर यही हॉर्न ओके पैटर्न, प्लीज ही होता है। हॉर्न ओके प्लीज का पैटर्न होता है। इसका मतलब ये है, हॉर्न लिखा है लेफ्ट साइड में, अगर तुम लेफ्ट साइड से टेक ओवर कर रहे हो ना, तो हॉर्न देके टेक ओवर करो। अगर तुम ट्रक को लेफ्ट साइड से टेक ओवर कर रहे हो तो हॉर्न देके टेक ओवर करो। अगर तुम राइट साइड से टेक ओवर कर रहे हो तो आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो ड्राइवर साइड है। ठीक है, ड्राइवर का खुद की जो साइड मिरर होता है उस पर ज्यादा ध्यान होता है, ठीक है, रादर देन जो दूसरी तरफ वाला साइड मिरर होता है उस पर थोड़ा कम ध्यान होता है। तो अगर आप ड्राइवर साइड यानी आप राइट साइड से टेक ओवर कर रहे हो तो प्लीज करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड से टेक ओवर कर रहे हो तो हॉर्न देके करो। और अगर आप टेक ओवर नहीं करना चाहते तो ओके ठीक है, पीछे पीछे चलते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है तब तो हॉर्न ओके प्लीज का मतलब ये होता है वहां पर लिखा, ठीक है, बस हमें पता नहीं होता है कि क्या हॉर्न ओके प्लीज लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अच्छा ये तो सिर्फ मैं ऐसे ही कुछ एग्जांपल बता रहा था, ये कोई काम के नहीं, एफ और जे और ये हॉर्न ओके प्लीज का कोई एग्जांपल काम का नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर ये बता रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटिव होता है, या ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में क्या सोच रही है, जो उसका मिशन होता है, वो ज्यादातर उसके लोगोज के अंदर या फिर उसका जो मोटो लाइन उसने बना रखी है उसके अंदर छुपा होता है, कि वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से किस तरह से अलग है, ठीक है। अब तुम्हें चाहे फ्लिपकार्ट पसंद है, अमेजन पसंद है, मैं अब उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना बता देता हूँ, तुम एक चीज ऑब्जर्व कर लेना, अमेजन ज्यादा जल्दी प्रोडक्ट डिलीवर करेगा फ्लिपकार्ट से, अमेजन ज्यादा जल्दी डिलीवर करेगा फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट की डिलीवरी 5 7 10 दिन में होती है, अमेजन की डिलीवरी है ना, तुम चाहो ना, कई प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जो सेम डे डिलीवर करवा देता है, सेम डे अमेजन, अच्छी सिटीज के अंदर, ठीक है। जैसे मान लो अगर तुम जयपुर सिटी के अंदर रह रहे हो और तुम्हें कोई फोन चाहिए, और वहां पर ऑप्शन आता है कि तुम सेम डे पे डिलीवर ले सकते हो, या ज्यादा से ज्यादा वो नेक्स्ट डे तुम्हें डिलीवर करवा सुबह सुबह, ठीक है। तो वो थोड़ा सा, और तुम अमेजन के ऐड भी देखते हो ना, तो अमेजन के ऐड दो ही तरह के आते हैं, हमारी दुकान पर सब कुछ मिलता है, तो A to Z प्रोडक्ट मिलते हैं हमारी दुकान। और दूसरा एडवर्टीजमेंट अगर देखते हो ना, तो तुम कई एडवर्टीजमेंट ऐसे देखे होंगे, कोई शादी में वो जूते छुपा लेते हैं, तो अमेजन वाला आके डिलीवरी दे जाता है उनको जूतों की, यानी तुम जिस टाइम पर बोलोगे उस टाइम पर तुम्हें प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया जाएगा, तो वो उनके एडवर्टीजमेंट से भी पता लगता है, ठीक है, कि वो किस तरह से अपने आप को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अलग दिखाना चाहते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट बच्चों को ऐड में इंक्लूड करती है, तो वो इसलिए इंक्लूड करती है कि है ना, ये जो शॉपिंग करना है, ये फ्लिपकार्ट पर आकर अगर आप शॉपिंग करते हो ना, तो आपके लिए बच्चों का खेल है, क्योंकि आपको बहुत सारे डिस्काउंट मिलेंगे, आपको बहुत सारे सॉर्ट आउट करने के तरीके मिलेंगे, तो बच्चों का खेल है, आप फ्लिपकार्ट पर आकर अगर शॉपिंग करते हो, वो बच्चों को इसलिए लेकर आते हैं एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द फिलॉसफी ऑफ बिजनेस टू स्टैटिक डिसीजन मेकर टू बिल्ड द इमेज ऑफ द, ठीक है। मिशन से एक फिलॉसफी को रेफर किया जाता है, और वो फिलॉसफी क्या है, कि आप जो डिसीजन ले रहे हो उससे आपकी कंपनी की इमेज फ्यूचर में कैसी बने, आप जो मिशन बनाना चाहते हो, ठीक है। अच्छा, तुमने पता नहीं देखा है नहीं देखा है, MS धोनी मूवी देखी होगी तुम लोग, उस मूवी के अंदर एक सीन था, वो सीन ये था कि धोनी ये चाहता था कि जो पुराने प्लेयर है ना, वो वर्ल्ड कप से पहले बाहर चले जाए। 2007 का वर्ल्ड कप जीता था शायद, 2007 का ही जीता था ना इंडिया में वर्ल्ड T20 वाला। उस मूवी में एक सीन था कि वो चाहता था कि वर्ल्ड कप की प्रैक्टिस स्टार्ट हो 1-2 साल पहले से, तो जो पुराने प्लेयर है ना वो बाहर निकलते, वो ऐसा चाहता था। अच्छा, वो चाहता था क्यों? क्योंकि T20 वर्ल्ड कप है, तो आपको यंग लोग चाहिए, एक एक रन मैटर करता है, फील्डिंग मैटर करती है, बॉलिंग मैटर करती है, तो आपको यंग लोग चाहिए।
आप देख लेना सचिन कितने दिन खेला, नहीं खेला, आईपीएल छोड़कर चला गया। उसके बाद द्रविड़ कितने दिन खेला, नहीं खेल पाया, छोड़कर चला गया। गांगुली कितने दिन खेला, नहीं खेला, 1-2 सीजन खेला, छोड़कर चला गया। क्योंकि उन लोगों के बस की बात नहीं थी, उन लोगों को पता है ये चीज। वो तो स्टार्टिंग में इसलिए खेले कि वो स्टार थे और स्टार की वजह से वो टूर्नामेंट थोड़ा प्रमोट होना था, तो उन्होंने टूर्नामेंट को प्रमोट किया और छोड़कर चले गए। कुंबले कितने दिन खेला, नहीं खेला, शेन वॉर्न 2 सीजन खेला, चला गया। तो क्या है कि उनको पता था, उनको सिर्फ प्रमोशन के लिए आना था कि 1-2 साल वो आईपीएल को प्रमोट करे और आईपीएल एक बड़ा टूर्नामेंट बन जाए। आज देखो आईपीएल के लिए आईसीसी अपने अपने जो उन्होंने कोई सीरीज उन्होंने सोचते हैं वो सीरीज को पोस्टपोन कर देता है आईपीएल के, और बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। तो यहाँ पर क्या है, मिशन से आपकी फिलॉसफी के बारे में पता, एक फिलॉसफी को रेफर करता है मिशन, और वो फिलॉसफी ये है कि डिसीजन मेकर यानी ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैनेजमेंट कंपनी की फ्यूचर इमेज किस तरह की बनाना चाहता है, वो मिशन से पता लगता है। साथ साथ मिशन से ये भी पता लगता है, द कॉर्पोरेट मिशन हाईलाइट्स द ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन किस किस तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज खुद ऑफर करती है, खुद ऑफर करती है, थर्ड पार्टी इंक्लूड नहीं है वहां पर। ऑर्गेनाइजेशन आगे लिखा हुआ है, इट इंडिकेट द नेचर ऑफ बिजनेस और सर्विस टू बी ऑफर्ड और रेंडर्ड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। ऑर्गेनाइजेशन किस तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज मार्केट में ऑफर करती है या रेंडर्ड करती है। प्रोडक्ट दे रही है तो ऑफर करेगी, सर्विस देगी तो रेंडर्ड करेगी। किस तरह के सर्विस और प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर या रेंडर करती है कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर। ठीक है, जैसे तुम बोलो अमेजन फ्लिपकार्ट क्या करती है, अमेजन फ्लिपकार्ट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कस्टमर से सेलर को मिलाने का। ठीक है, जैसे तुम बोलोगे कि बैटिंग का कौन सा प्लेटफॉर्म है, बहुत एमएस धोनी ऐड करता है ना उसका, जिसने अभी आईपीएल को भी स्पॉन्सर किया था, क्या नाम है उसका? आजकल न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दिया। ठीक है, चलो जो भी ना, तो वहां पर क्या है कि आपकी कंपनी किस तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर कर रही है। अच्छा तुम देखो, तो वो बैटिंग वाला अगर ऐड देखते हो तो उसमें लास्ट में ऐड में आता है कि है ना, इस बैटिंग ये एप्लीकेशन यूज करने पे रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क है, आपको नुकसान हो सकता है, इसकी आदत पड़ सकती है। तो वो आपको पहले ही बता देते हैं इन चीज के बारे में। आप जैसे मूवीज के अंदर आप सिगरेट वगैरह, कोई एक्टर या कोई भी काम करने वाला कोई स्टार कोई सिगरेट पी रहा होता है तो आप वहां पे लिखा होता है नीचे तंबाकू जानलेवा है, लिखा पता है। अगर उनको पता है कि उनकी सर्विस से लोगों को लत लग सकती है या उनकी सर्विस में इकोनॉमिक लॉस हो सकता है, तो वो उसके बारे में पहले से ही बताएंगे। ठीक है, अच्छा अब मिशन से क्या पता लगता है, मिशन से पता लगता है कि हम किस तरह के प्रोडक्ट सर्विस ऑफर करते हैं, हम उन प्रोडक्ट सर्विस को ऑफर करने के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, हमारा मार्केट कौन सा है, हमारा मार्केट अलग अलग तरह के, इंटरनेशनल मार्केट है, एमएनसीज है, ऑनलाइन मार्केट है, ऑफलाइन मार्केट है, तो किस तरह का मार्केट है, हमारे कस्टमर को किस तरह की रिक्वायरमेंट है, और डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज, हमारी ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से अलग कैसे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से अलग कैसे। जैसे कोई टॉपिक है, जैसे मान लो डिमांड फोरकास्टिंग एक टॉपिक है, डिमांड फोरकास्टिंग मैं भी पढ़ाता हूं, हो सकता है डिमांड फोरकास्टिंग सुरेश सर भी पढ़ा, लेकिन हम दोनों के पढ़ाने का तरीका अलग अलग, उसको बोला जाता है डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी। एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से किस तरह से अलग, ठीक है, उसको बोला जाता है डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी। जैसे कि ट्विटर और फेसबुक या ट्विटर और इंस्टाग्राम, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन सब एक दूसरे से अलग है, तो उनको बोला जाता है डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी। ठीक है, अच्छा आप थोड़ा सा जल्दी से एक बार थोड़ा सा जल्दी से मिशन स्टेटमेंट के फॉर्मुलेशन पढ़ लो कि मिशन स्टेटमेंट में क्या क्या होना चाहिए, तुम पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। अगर किसी पे कोई प्रॉब्लम लगती है तो अभी अपन डिस्कस करेंगे, एक बार फटाफट से मिशन स्टेटमेंट का फॉर्मुलेशन पढ़ लो, ये पॉइंट्स पढ़ लो एक बार, और अगर किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो अपन डिस्कस करेंगे।
देखो मैं बता देता हूँ, आपकी करंट कैपेबिलिटीज के बेस पर मिशन बनाओ। मेरी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं 250 किलो वजन उठा लूंगा, तो मैं अगर जिम जाता हूँ ना तो ऐसा मिशन बनाऊंगा भी नहीं कि मैं 250 किलो वजन उठाऊंगा, क्योंकि मैं वेट लिफ्टर नहीं बनना चाहता। तो मेरी करंट कैपेबिलिटीज क्या है, उसके अकॉर्डिंग मिशन बनाए जाते हैं। मिशन ऐसे होने चाहिए जो विजन को फॉलो करे, क्योंकि विजन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। ऐसे मिशन बनाओ जो विजन को फॉलो करे। ऑर्गेनाइजेशन का मिशन केवल प्रॉफिट बनाना नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का मिशन होना चाहिए कि वो वेल्थ बनाए, वो गुडविल बनाए। मिशन होना चाहिए लॉजिकल, ठीक है। इलॉजिकल मिशन नहीं होना चाहिए कि हम डिलीवरी कर देंगे, चांद तक डिलीवरी कर देंगे, हम डिलीवरी मार्च तक डिलीवर कर देंगे। हम कैसे डिलीवर करोगे? वहां पे कौन मंगाने वाला है? जोमेटो बोल रहे हैं कि हमें ना मार्च तक खाना डिलीवर कर देंगे, लेकिन वहां पे मंगाएगा कौन? और इसकी वजह से जोमेटो स्पेसशिप खरीद ले, रॉकेट खरीद ले कि हम मार्च से अगर कोई खाना मंगाएगा तो हम वहां पर डिलीवर कर देंगे। क्या फायदा है ऐसे मिशन का? ठीक है, इट शुड बी क्लियर। मिशन ऐसा होना चाहिए जो क्लियर, जो प्रिसाइज हो। ठीक है, प्रिसाइज का मतलब आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको क्या करना। ठीक है, इट शुड इंक्लूड अचीवेबल मिशन। मिशन ऐसे होने चाहिए जिनको आप अचीव कर सकते। मिशन ऐसे होने चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को मोटिवेट कर सके। मिशन अगर आप एक बार बना लेते हो तो आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बताना चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को अपने अपने रोल्स के बारे में पता लग सके। और मिशन ऐसे होने चाहिए जिसमें कस्टमर और सोसाइटी का इंटरेस्ट, जिससे कस्टमर और सोसाइटी को भी फायदा पहुंचे। ठीक है, तो आप तुम बैठकर एक बार ये विजन और मिशन पढ़कर देख लेना। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम लगती है तो अपन कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और नवीन एक बार तुम्हें ना मेरे को मैसेज कर दो, हाय मैसेज कर दो, मैं तुम्हें वो लिंक सेंड कर दूं। चलो ठीक है, काफी इतना आज के लिए, ध्यान रखना सब लोग अपना, और अपन कल करेंगे और बाकी टॉपिक्स। Good afternoon, everyone. Chirag, please make me host. Chaliye. So, a very good afternoon to everyone.
Good afternoon. I'm fine now. Good afternoon, Neha. Absolutely fine. आप लोग सब बढ़िया? All good at your end? Students फिर से कम हो रहे हैं, क्यों भाई? चलिए बढ़िया बढ़िया। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के प्रोविजंस ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट सेक्शन 4। ठीक है ना? कुछ बेसिक प्रोविजंस देखे थे सेक्शन 1, 2 एंड 3 में। अब स्टार्ट करते हैं विद मिनिमम वेजेस एक्ट सेक्शन 4। होल्ड कीजिएगा। व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? राघव, आप जो बोल रहे हैं दैट इज एब्सोल्युटली, यार आप सोचो ना, ये मिनिमम वेजेस एक्ट एक तरीके से यहाँ पर ये नहीं बोल रहे कि ये बोल रहे हैं मिनिमम वेजेस एक्ट में आपको मिनिमम वेज फिक्सेशन की बात कर रहे हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट वेजेस फिक्स करने पड़ेंगे कंपल्सरली जब आपके शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में 1000 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज हो इन एनी स्टेट। तो बेसिकली सब कवर हो जाते हैं, सभी कवर हो जाएंगे। आप सही बोल रहे हो कि मैम सभी आ जाते होंगे, ऑब्वियसली सब आएंगे। 1000 कितना सा नंबर होता है, और शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट हर स्टेट में ये काम तो हो ही रहे हैं। जो इन्होंने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी डाल ही रखा है, तो पार्ट 2 को मिलाकर पार्ट 1 को मिलाकर दोनों ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर सॉरी। और उस शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में जितने भी लोग हैं उनको कैलकुलेट करके 1000 की लिमिट लगानी। सेक्शन 4 मिनिमम रेट ऑफ वेजेस देखिएगा। जब आप मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स करते हैं ना, तो वेजेस में क्या क्या आएगा? सेक्शन 3 ने पावर दी है कि फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। अब वेजेस में क्या क्या इंक्लूड करें हम? तो वेजेस में ये आ सकता है, देखिएगा, वेजेस डज नॉट मीन बेसिक वेज एंड डीए। इसका मतलब ये नहीं होता। वेजेस में पहला केस बन सकता है आपका, केस 1 इज कि बेसिक वेजेस लो, उसमें एक स्पेशल अलाउंस जोड़ो जिसको बोल सकते हो आप कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। जो हमारे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स से इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा, मतलब इट विल चेंज अकॉर्डिंगली। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसको टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन, अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स, इन्फ्लेशन इंडेक्स, ये चेंज करती रहेगी कम ज्यादा, है ना। बेसिक वेज फिक्स रखती है, जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ये थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो ये वाला चेंज वेरिएबल है, which varies, ये वाला अलाउंस वेरिएबल है, which varies with cost of living index। तो पहला केस क्या हो गया कि बेसिक रेट ऑफ वेजेस प्लस स्पेशल अलाउंस। सेकेंड है हमारा, सेकेंड केस है, ये इसको कटा हुआ नहीं है, आप ये कटा हुआ नहीं समझना, ये है, कंसिडर करना इसको पूरे। केस 2 इज कि बेसिक रेट ऑफ वेजेस लो, अब उसमें विद और विदाउट अलाउंस, मतलब ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस था ना, स्पेशल अलाउंस, इसको ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। साथ में ले लीजिए कैश वैल्यू ऑफ कंसेशंस। कैश वैल्यू ऑफ कंसेशंस
of essential commodities. मतलब कि वेजेस ले रहे हैं, साथ में ये जो स्पेशल अलाउंस है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, साथ में कैश वैल्यू ऑफ असेंशियल कमोडिटीज की कैश वैल्यू, जो भी असेंशियल कमोडिटीज है उनका कैश वैल्यू दे दिया। ये भी अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स घटता बढ़ता रहेगा। मतलब इनकी वैल्यू तो एक्चुअली होगी, एक्चुअली जो मार्केट में मिल रही है उसका कैश वैल्यू मिल रहा है आपको। जितने की असेंशियल कमोडिटीज हो गई जैसे घी, दाल, तेल, ये सब, इनकी आपको कैश वैल्यू दे दी कि ये लीजिए, इस पूरे महीने भर के इस असेंशियल कमोडिटीज के पैसे रख लीजिए। तो ये भी हो सकता है, ये एक कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। तीसरा है तीनों का टोटल, इंक्लूड all inclusive rate allowing for basic wage, cost of living allowance and cash value of concession. इसमें कैश, ये जो है ना कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है सेकंड वाले में। मतलब सेकंड वाला फिगर आपका बन सकता है बेसिक वेजेस प्लस स्पेशल अलाउंस प्लस कैश वैल्यू ऑफ असेंशियल कमोडिटीज, या फिर आपका बन सकता है बेसिक वेजेस प्लस कैश वैल्यू ऑफ असेंशियल कमोडिटीज। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड तो कंपलसरी आपका होगा बेसिक वेजेस प्लस स्पेशल अलाउंस प्लस कैश वैल्यू ऑफ असेंशियल कमोडिटीज, एंड फर्स्ट आपका होगा बेसिक वेजेस प्लस स्पेशल अलाउंस। मतलब गवर्नमेंट जब आपकी मिनिमम वेजेस फिक्स कर रही है तो वेजेस में ये तीनों में से कोई सी भी स्केल हो सकती है। इज इट क्लियर? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के ऊपर है ये कि वो कौन सी स्केल पे जाती है और ये कितना रखती है, बिकॉज इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स। चलिए, इज इट क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। सो आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 5 पे आते हैं। सेक्शन 5 हो गया था क्या हमारा? हाँ हो गया था आई थिंक। प्रोसीजर फॉर फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस, नोटिफिकेशन मेथड और कमिटी मेथड। कमिटी मेथड में कमिटीज बनाई जाती है जो कि डेटा कलेक्ट करती है, इंक्वायरीज बिठाती है, इंफॉर्मेशन दे करके कलेक्ट करके अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को सबमिट करती है। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी उनकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे नोटिफिकेशन डाल देती है इन ऑफिशियल गैजेट, और जिस दिन नोटिफिकेशन वाली डेट से वो इफेक्टिवली इट विल केम इनटू फोर्स, और अगर कोई डेट नहीं है नोटिफिकेशन में तो 3 महीने बाद वो ऑलरेडी इट विल केम इनटू फोर्स। हाँ हो चुका था। ये तो था हमारा कमिटी मेथड। नोटिफिकेशन मेथड में डायरेक्ट नोटिफिकेशन डाल देगी ऑफिशियल गैजेट में, उसमें जो डेट लिखी हुई होगी तब से वैलिड होगा, एंड अगर डेट नहीं है तो 2 महीने, यहाँ पे 2 महीना है, ठीक है। तो नहीं सॉरी नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये 2 महीना वो चीज नहीं है। 2 महीने में तो ये लोग एक्चुअली नोटिफिकेशन ये इस बात का डालती है कि आप लोग हमारे पास बताइए कि क्या मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स करनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग। मतलब ये बेसिकली वर्कर्स से ही रिकमेंडेशन मांग रहे हैं। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वर्कर्स को इन्वॉल्व कर रही है कि आप लोग बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या मिनिमम रेट ऑफ वेजेस होनी चाहिए, और उसका रिप्रेजेंटेशन ये लोग एंटरटेन करेंगे 2 महीने में, ठीक है। और 2 महीने में जो रिप्रेजेंटेशन आए उनके बेसिस पे दे विल इशू अ नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, और डेट अगर ऑफिशियल गैजेट में है तो उस डेट से एप्लीकेबल हो जाएगा, नहीं है डेट तो 3 महीने बाद। अब आते हैं, आगे बढ़े, चले यहाँ पे सेक्शन 6 तक हो चुका है हमारा, हम सेक्शन 7 पे आते हैं, एडवाइजरी बोर्ड पे। यहाँ पर 2 एडवाइजरी बोर्ड काम कर रहे हैं। सेक्शन 7 में स्टेट एडवाइजरी बोर्ड काम कर रहा है, सेक्शन 8 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड काम कर रहे हैं। तो ये है क्या बेसिकली, देखिएगा सेक्शन 7 स्टेट एडवाइजरी बोर्ड। State government shall appoint a state advisory board for coordinating the work of committees and advising the appropriate government in the matter of fixing and revising minimum rate of wages. इनका काम क्या है बेसिकली, हमारी कमिटीज जो हमने कमिटी मेथड में कमिटीज बनाई उनको असिस्ट करना, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एडवाइस करना रिगार्डिंग फिक्सेशन एंड रिवाइज।
रिवाइज करने के रिगार्डिंग भी ये लोग एडवाइस करती है, एंड फिक्सेशन के रिगार्डिंग भी ये लोग एडवाइस करते हैं. अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट and they coordinate the work of committees and advise the appropriate government for fixing and revising minimum rate of wages. Very clear. It shall consist of, अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं. हम क्या देख रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट एडवाइजरी बोर्ड अंडर सेक्शन 7 ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट. Persons to be nominated by state government representing, है ना, कौन कौन होगा? Employers and employees in equal numbers from scheduled employment who shall be equal in number, and independent persons not exceeding 1/3 of total number of members. क्या बोल रहे हैं? देखो इसमें ये जो लोग होंगे ना, सबसे पहली बात तो एम्प्लॉयर्स, मान लीजिए आपने 5 एम्प्लॉयर्स रखे हैं तो 5 ही एम्प्लॉय रखोगे. इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में से 5 एम्प्लॉयर चूज करे तो 5 ही एम्प्लॉय चूज करोगे. और जितने भी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है उनका 1/3 से ज्यादा आपके इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं होने चाहिए. मतलब इनके अलावा जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयर भी नहीं है, जो एम्प्लॉय भी नहीं है, तो वो लोग 1/3 टोटल से ज्यादा नहीं होने चाहिए. और इंडिपेंडेंट पर्सन में से एक बंदे को चेयरमैन बना देगी स्टेट गवर्नमेंट. तो बहुत क्लियर है. देखिए क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या है? इक्वल नंबर तो आपके आएंगे एम्प्लॉयर के और एम्प्लॉय के, इक्वल नंबर. साथ में इंडिपेंडेंट पर्सन बट टोटल का 1/3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए. नॉट मोर देन टोटल का 1/3. चेयरमैन कौन होगा? इंडिपेंडेंट पर्सन अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल का देख लेते हैं. सेक्शन 8 सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड. इसमें बोला गया सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है. Central government shall appoint a central advisory board for the purpose of advising central government and state government in the matter of fixing and revising and the other matters, and for coordinating the work of advisory boards. ठीक है भाई, सेम काम. Consist of person to be nominated by CG representing employers and employee equal in number, independent person जो 1/3 से ज्यादा नहीं होंगे, independent person को चेयरमैन बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट. सेम सेंट्रल गवर्नमेंट डाल दिया बस. यहाँ तक क्लियर है कि सबको? देख लीजिए एक बार और रिपोर्ट कीजिए. इज दैट क्लियर? आगे बढ़े हम. चलिए तो सेक्शन 11 पे पहुंचते हैं. मिनिमम रेट ऑफ वेजेस इन कैश और काइंड, कंपल्सरली इन कैश. सेक्शन 11 सेज आप मिनिमम रेट ऑफ वेजेस दोगे कैश में ही. काइंड में अलाउड है अगर कस्टमरी मैनर था. मतलब पुराना ट्रेडिशन चलता आ रहा था कि ये लोग है ना काइंड में देते थे तो अलाउड है. आज सनफीस्ट आईटीसी बिस्किट नहीं बांट सकती कि सनफीस्ट रख लो, है ना. आपको हम मिनिमम रेट ऑफ वेजेस मान लीजिए 2,500 है उसके एक लेबर की, तो बोलती है हम 2,500 के बिस्किट बांट देते हैं आपको. ये अलाउड ही नहीं है, नॉट अलाउड. कैश ही दोगे आप. काइंड कब अलाउड है? जब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में ऑथराइज द पेमेंट इन काइंड बिकॉज एसेंशियल कमोडिटीज एट कंसेशनल रेट. उन्होंने एसेंशियल कमोडिटीज दिए और वो भी ट्रेडिशन चला आ रहा था कि वहां पर अलाउड है कि यार वर्कर की कंडीशन ज्यादा खराब है, इनको एसेंशियल कमोडिटीज दे दो कंसेशनल रेट पे, तो भी आप दे सकते हो. मतलब मिनिमम रेट ऑफ वेजेस वो चीज दे सकते हो अगर पुराना कोई ट्रेडिशन चला आ रहा है, ऐसा ही वहां के लोग लेते हैं, ऐसा ही वो एम्प्लॉयर देता है, तो इट इज अलाउड कि आप काइंड में दे सकते हो, नहीं तो नहीं दे सकते. यू हैव टू कंपल्सरली पे इट इन कैश. आप सोच लो, कुछ भी देखो आप इसमें. आज हिंदुस्तान यूनिलीवर है तो ये अपने साबुन बांट दे क्या? लक्स ले जाओ मुझसे, 5,000 है ना आपका मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, पड़े हैं मेरे पास, आप ऐसा कीजिए सबको 5,000 लक्स बांट रहा है. पॉसिबल? नो, नॉट पॉसिबल. तो इस पे कोई डिबेटेबल पॉइंट ही नहीं है, कैश में देना है.
पेमेंट ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फॉर एम्प्लॉयर, ये बोल रहे हैं मिनिमम रेट ऑफ वेजेस से अगर आपने कम वेजेस प्रोवाइड करे हैं ना वर्कर को तो इट इज एन ऑफेंस। सेक्शन 12 बोलता है कि अगर आपने मिनिमम रेट ऑफ वेजेस से भी कम वेजेस प्रोवाइड करें हैं किसी भी वर्कर को तो ये ऑफेंस है, ऑफेंस, गुनाह है, गुनाह ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर। हाँ डेफिनेटली होगा। ये सेक्शन 4 में पहुंच जाओ आप, जो 3 केस बताए थे उनमें से एक में चल जाओ। ठीक है ना। तो सेक्शन 12 ने क्लियरली बोला है अगर IMRW से भी कम वेजेस दे रहा है एम्प्लॉयर तो ये ऑफेंस है, गुनाह है, उसकी सजा मिलने वाली है उसको। अभी देखेंगे पेनल्टीज, आगे आप पढ़ोगे। आगे चलते हैं फिर सेक्शन 13 पे, फिक्सिंग आवर्स ऑफ अ नॉर्मल वर्किंग डे। यार ये आपने फैक्ट्रीज एक्ट में भी बहुत अच्छे से करा हुआ है, यहाँ पे रिपीटेशन ही है बेसिकली। तो ठीक है, पढ़ते हैं क्या है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में फिक्स, पहली बात तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज हैविंग द अथॉरिटी टू फिक्स working hours which shall constitute a normal working day, provide day of rest 7 दिन में एक दिन, provide payment of work on a day at a rate not less than overtime rate। मतलब अगर आप एक दिन मतलब एक्स्ट्रा काम करते हो तो ओवरटाइम रेट से कम पेमेंट नहीं होगा आपको। ये बेसिकली सेक्शन 13 था कि नॉर्मल आवर्स फिक्स करने का अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है। सेक्शन 10 बोलता है करेक्शन ऑफ एरर्स। ये बोलते हैं मान लीजिए appropriate government at any time by notification and official gazette correct clerical or arithmetical mistakes or error arising from any accidental slip or omissions। तो बोल रहे हैं कई बार अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से गलती हो जाती है मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स करने में, तो इसको ठीक करने की पावर सेक्शन 10 में दे रखी है उनको कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कोई दिक्कत नहीं है, आप एक ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन डालिए, उसकी उसमें अगर आपसे कुछ भूल हो गई है, कोई चूक हो गई है तो आप उस एरर को ठीक करने का एक नोटिफिकेशन डाल दो, उस दिन से वो इफेक्टिव माना जाएगा। लेकिन ऐसा नोटिफिकेशन वगैरह डालने से पहले उन एडवाइजरी बोर्ड 7-8 से पूछ लेना, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, इनका काम भी तो यही है, यही तो बता रहे हैं इसको गलतियां। तो ये नोटिफिकेशन डालने से पहले एक बार उनके सामने जरूर रख देना कि देखो हम रिवाइज करना चाहते हैं, गलती हो गई थी हमसे। अजीब सा पॉइंट, मतलब स्किप कर सकते हो। अब आते हैं फिक्सिंग आवर्स ऑफ अ नॉर्मल वर्किंग डे। ये बता रहा है आपको कि फॉर एन अडल्ट वर्कर नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स शुड नॉट एक्सीड 48 आवर्स इन अ वीक with a weekly holiday. The daily hours should not exceed 9 with 1 hour rest interval. होल्ड कीजिएगा यहाँ पे।
चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो ये था, ये सारा आप फैक्ट्रीज से निकाल लेना, ये फैक्ट्रीज का डेटा लेना, और यहाँ पे एटलीस्ट हाफ आवर रेस्ट इंटरवल लिखना। हाफ आवर था, 1 नहीं था। प्रोविजन ऑफ कॉम्पनसेटरी हॉलीडे ओवर टाइम, ये आप वहां से ले लेना, एज इट इज कॉपी कर देना। अच्छा, ये पढ़ने वाले बात है, ये थोड़ा सा अलग है, देखिएगा क्या। प्रोविजन ऑफ कॉम्पनसेटरी हॉलीडे ओवर टाइम वेजेस इफ वर्किंग ऑन हॉलीडे। तो ये जो प्रोविजंस है ना, वो एज इट इज आप फैक्ट्रीज एक्ट वाले लगा देना। अब आते हैं कि नॉर्मल वर्किंग आवर्स काम करने, है ना, ये एक्ट बोलता है कि नॉर्मल वर्किंग आवर्स काम करने। तो नॉर्मल वर्किंग आवर्स नीड नॉट टू बी एडहर्ड। नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितने बताएं? 9। लेकिन इन केसेस में नॉर्मल वर्किंग आवर्स अगर आप नहीं काम करते हो तो इट डजंट मीन कि आपने 9 घंटा काम नहीं किया। बात समझ आ रही है? जैसे कि आपको समझ आ जाएगा, देखना क्या। Where the person were employed to meet emergency or urgent work. इमरजेंसी सिचुएशन आई थी तो उसको लगाया था, तो उसके अंदर 9 घंटे काम करने की जरूरत नहीं है, वो काम पूरा हो जाए, दैट्स इट। Whose employment is dependent upon natural factors. मतलब वो काम ही ऐसी जगह करता है which is bound by natural factors. तो वहां पे अगर नेचुरल फैक्टर्स, कुछ नेचुरल कैलेमिटी आ गई तो उसको काम बंद करना पड़ेगा। तो इसमें 9 घंटे कंपलसरी देना जरूरी नहीं है। Employees those who have not completed their duty in time for technical reason. टेक्निकल रीजन, पावर कट हो गया, कहाँ है? बैठा है एम्प्लॉय तो, लेकिन क्या करे, अब कब तक बैठेगा? तो 9 घंटा काम नहीं करा क्योंकि टेक्निकल रीजन था। Where the nature of duties has to be necessarily carried out beyond normal working hours. या फिर जहां पर काम मतलब इस तरीके से काम होता है जहां पर नॉर्मल वर्किंग आवर्स के बियॉन्ड भी काम होता है ना, मतलब वो नेचर ऑफ ड्यूटी, दैट मीन्स काम ही ऐसा है जहां पर 9 घंटे के ऊपर भी काम करना पड़ता है। तो फिर वहां पे आप स्ट्रिक्टली 9 घंटा नहीं देखोगे। तो ये दोनों ही सेंस में आप बात कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है इस पे कि नॉर्मल वर्किंग आवर्स कब आपको एडर करने की जरूरत नहीं है कि 9 घंटा ही काम करिए, उससे ज्यादा नहीं या उससे कम नहीं, ये सिचुएशंस। मान लीजिए नेचर ऑफ ड्यूटी मतलब फॉर एग्जाम्पल कई बार काम नहीं होता, लेकिन मतलब सनलाइट होती है तभी काम होता है। तो बारिश का मौसम चल रहा है, सनलाइट है नहीं तो काम हो नहीं रहा, तो ठीक है वो लोग नहीं कर रहे 9 घंटा। लेकिन जब सनलाइट हो रही है तो आपको नॉर्मल वर्किंग आवर्स से भी बियॉन्ड काम करना पड़ता है, तो वहां पर 9 घंटे वाली कंडीशन आप पूरी नहीं कर पाओगे। तो दीज आर द रीजंस। ठीक है, तो ये याद कर लेना आप ढंग से। आगे बढ़ते हैं। ओवर टाइम वेजेस डबल रेट से पेमेंट होता है बेसिकली। क्या लिखा हुआ है देखते हैं। Where a person has worked more than normal working hours for any day, the excess hours work will be treated as overtime. Where the fixed normal working hours for any day is in excess of 8 hours, will have to go by the method of weekly worked hours. कि ना आपको इन अ डे देखना है, पहले तो 9 आएगा, एक 9 घंटे से ज्यादा हुए, फिर आप एक बार वीकली आवर्स भी चेक करना, अगर 48 से ज्यादा हो जाते हैं तो फिर ओवर टाइम माना जाता है ना। ओवर टाइम फिर जितने भी घंटे आते हैं उनका ट्वाइस से पेमेंट हो जाता है। तो पहले आप एनी डे वाइज देखिए, डे वाइज ज्यादा हो रहे हैं फिर वीक वाइज चेक करिए, फिर वीक वाइज भी अगर 48 से ज्यादा हो रहे हैं तो यू हैव टू ट्रीट इट एज ओवर टाइम, और ओवर टाइम का पेमेंट ऑर्डिनरी रेट का इंटू 2 होता है। सेक्शन 15 बोलता है वेजेस ऑफ वर्कर हु वर्क्स फॉर लेस देन नॉर्मल वर्किंग डे। ऐसा वर्कर जिसने नॉर्मल वर्किंग आवर्स से भी कम काम किया, उसका कैसे पेमेंट होगा? Where the minimum rate of wages of any employee has been fixed under this act by the day, and the employee on any working day works for a period less than the requisite number of hours constituting a normal working day.
He shall be entitled to receive wages in respect of work done by him on that day as if he had worked for a full normal working day. ये पता है क्या बोल रहे हैं, ये एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उस एम्प्लॉय को। ये बोलते हैं अगर मान लीजिए एक पर डे का मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स है, ये दिहाड़ी मजदूर यही तो है कि इनका पर डे का वेजेस फिक्स है कि इतना तो मिलेगा ही आपको, है ना। अब आपने उस नॉर्मल वर्किंग आवर्स से भी कम काम किया उसने उस दिन, तो भी क्या उसको मिनिमम रेट ऑफ वेजेस मिलेगा? आंसर इज यस, मिलेगा, लेकिन इन केसेस में नहीं मिलेगा। कब कब? However, in the following cases, he shall not be entitled to receive the wages for a full normal working day, where the failure to work is caused by his unwillingness, वो इच्छुक ही नहीं था काम करने को, and not by the omission of employer to provide him work, employer की कोई गलती नहीं थी, वो नहीं कर रहा। In such cases and circumstances as may be prescribed, इसके अलावा भी कुछ और circumstances हो सकते हैं जिनकी वजह से उसके मिनिमम रेट ऑफ वेजेस में कटौती हो सकती है। ठीक है, वैसे तो बोलते हैं नहीं होगी, लेकिन अगर वही अनविलिंग है, काम ही नहीं कर रहा, एम्प्लॉयर तो उसको काम दे रहा है और लेकिन वो नहीं कर रहा, तो फिर उसके मिनिमम रेट ऑफ वेजेस भी डिडक्ट हो सकते हैं। एक बार देखिए फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट से गो थ्रू इट। चलिए सो आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन 15 क्या बोल रहा था? सिंपल सी बात बोल रहा था सेक्शन 15 कि अगर मिनिमम रेट ऑफ वेजेस डे वाइज फिक्स्ड है और उस दिन उसने रिक्विजिट नंबर ऑफ वर्किंग नॉर्मल वर्किंग डेज से भी कम काम किया है, तो भी क्या उसको मिनिमम रेट ऑफ वेजेस का पेमेंट होगा? आंसर इज यस। कब नहीं होगा? अगर वो अनविलिंग दिख रहा है काम करने को, एंड नॉट बाय द ओमिशन ऑफ एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड हिम विद वर्क, मतलब एम्प्लॉयर तो दे रहा है उसको काम लेकिन वो काम के करने के इच्छुक नहीं है, तो उसके मिनिमम रेट ऑफ वेजेस को आप कम कर सकते हैं, या और भी अदर केसेस जो अभी तक प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। फिर आते हैं हम सेक्शन 16 पे, वेजेस फॉर 2 और मोर क्लास ऑफ वर्क।
मतलब अगर मान लीजिए एक एम्प्लॉय 2 टाइप के काम कर रहा है, इफ एम्प्लॉय डज 2 टाइप्स ऑफ वर्क व्हिच हैज डिफरेंट मिनिमम रेट, 2 काम कर रहा है, वर्क 1 वर्क 2, दोनों के मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स अलग है, गाइडलाइंस अलग है, तो एम्प्लॉयर किस तरीके से पेमेंट करेगा, तो टाइम अलोकेट करेगा। वर्किंग आवर्स अलोकेटेड टू ईच टाइप ऑफ जॉब, वेयर वर्किंग आवर्स मतलब ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग आवर्स अलोकेशन, यहाँ पर कितना टाइम दिया, यहाँ पर कितना टाइम दिया, उस अकॉर्डिंग अलोकेट कर देगा। लेकिन जहां पर वर्किंग आवर्स कैन नॉट बी अलोकेटेड ऑन अ टाइम बेसिस, तो रीजनेबल मेथड कैन बी अडॉप्टेड। तो लेकिन अगर वर्किंग आवर्स पता ही नहीं लग पा रहा कौन से जॉब को कितना टाइम दे रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, यहाँ पे कुछ काम करता है, फिर यहाँ करता है, फिर यहाँ करता है, फिर यहाँ करता है, तो एक सर्टेन टाइम नहीं पता कर पा रहे हम कि यहाँ कितना टाइम दिया, यहाँ कितना टाइम दिया, तो फिर कोई सा भी रीजनेबल मेथड, एनी अदर रीजनेबल मेथड कैन बी अडॉप्टेड। कि भाई उसकी स्किल देख ली जाएगी कि कौन सा बेटर करता है, इस तरीके से कोई सा भी रीजनेबल मेथड अडॉप्ट करके आप उसको पेमेंट कर दीजिए। फिर है सेक्शन 17, दैट इज मिनिमम टाइम रेट वेजेस फॉर पीस रेट वर्क। ठीक है, बोल कि एक एम्प्लॉय पीस रेट पे काम कर रहे हैं, पीस वर्कर है, मतलब कि प्रोडक्ट पीस बनाता है, 10 पीस बनाओगे तो पेमेंट मिलेगा, इस तरीके से। बट फॉर सच वर्क मिनिमम टाइम रेट एंड नॉट द मिनिमम पीस रेट हैज बीन फिक्स्ड अंडर द एक्ट, द एम्प्लॉय शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव वेजेस। वहां पर पीस रेट फिक्स नहीं है, मिनिमम पीस रेट फिक्स नहीं है, तो उसका पेमेंट कैसे हो, तो मिनिमम टाइम रेट के अकॉर्डिंग दीजिए, उसने जितना टाइम दिया है उस अकॉर्डिंग आप पेमेंट कीजिए। मतलब जहां पर वर्कर पीस वर्क है, पीस वर्क के बेसिस पे काम कर रहा है, लेकिन पीस रेट का मिनिमम पीस रेट फिक्स नहीं करा हुआ एक्ट ने, तो फिर मिनिमम टाइम, तो जो भी मिनिमम टाइम रेट है उससे कम पेमेंट नहीं करोगे, मिनिमम टाइम रेट जितना तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। पीस वर्कर है, पीस वर्कर की रेट फिक्स नहीं है मिनिमम, तो मिनिमम टाइम रेट दे दीजिए, उससे नीचे नहीं दो। फिर बेसिकली बात करते हैं रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन, कि हर ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ेंगे जिसमें जितने भी आपके एम्प्लॉयड पर्सन है उनकी डिटेल, क्या क्या काम करते हैं, कितना वेजेस मिलता है, कितने रिसिप्ट दिखाओ, आप तो बता रहे हो हम आपने इतने वेजेस दिए, उनकी रिसिप्ट भी दिखाओ। तो आपको रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं, एम्प्लॉय रिलेटेड तो क्या क्या, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, क्या कौन क्या काम करता है, वेजेस आपके अकॉर्डिंग आपने कितने दिया, और रिसिप्ट दिखाइए उसको। Every employer should display the above particulars in the premises where the employee works. उसको फिर आप premises पे भी शो करोगे कि कितना किसको मिला। Other registers to be maintained are, इसके अलावा भी आपको रजिस्टर मेंटेन करने हैं, रजिस्टर ऑफ फाइन, रजिस्टर ऑफ डिडक्शन फॉर डैमेज लॉस कॉस्ट टू एम्प्लॉयर बाय द नेग्लेक्ट डिफॉल्ट ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन। आपने जो भी डिडक्शंस करे हैं ना फ्रॉम द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, बिकॉज क्योंकि लॉस हुआ था, डैमेज पहुंचाया था इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने आपके प्रीमाइसेस को, तो आपने कुछ डिडक्शंस करे होंगे, उसका एक रजिस्टर मेंटेन करो। ओवर टाइम का रजिस्टर अलग मेंटेन करो। मस्टर रोल, ये एक तरीके से पूरा एम्प्लॉय का चार्ट होता है, अटेंडेंस वगैरह सब होती है इसमें, एम्प्लॉय इस दिन आया इस दिन नहीं आया, एक एक डिटेल, पे रोल जिसको बोलते हैं, पे रोल रजिस्टर। तो रजिस्टर्स पे क्वेश्चन बन सकता है मिनिमम रेट ऑफ वेजेस पे कि व्हाट आर द रजिस्टर्स टू बी मेंटेन्ड, तो एम्प्लॉय रिलेटेड तो ये डिटेल, उसके अलावा फाइन्स का, डिडक्शंस का, ओवर टाइम का, पूरा पेरोल। The register shall be preserved for a period of 3 years after the date of last entry made there. जो रजिस्टर का लास्ट पेज है ना, उसको भरने के 3 साल तक आपको रखना ही पड़ेगा। प्रिजर्वेंस बता रखी है रजिस्टर, कहाँ रखा जाएगा। All the register and record shall be produced on demand before the inspector. इंस्पेक्टर अगर आपके प्रीमाइसेस में आता है इंस्पेक्शन करने के लिए, तो ऑन डिमांड आप उसके सामने रख दीजिए रजिस्टर्स। दैट इज बेसिकली सेक्शन 18। अब हमें सेक्शन 20 पे चलना है, क्लेम्स पे। तो बड़ा इजी था रजिस्टर,
क्लेम्स देखिएगा, व्हाट आर क्लेम्स? अरे चलो ठीक है, देखते हैं कितना बच रहा है, कल ये कंप्लीट हो जाएगा अपना। क्लेम्स है, फिर ऑफेंसेस, ठीक है, चलो ठीक है, कल कंप्लीट कर लेंगे, बचा हुआ कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी ये चैप्टर जो स्टार्टिंग का था ना, 7-8 वाले सेक्शंस, 4 बहुत बार पूछा जाता है, और थर्ड थर्ड एडवाइजरी कमिटी पूछ ली जाती है 7-8 में, एंड बाकी तो ये सारा क्लरिकल काम चल रहा है। सब कुछ नॉर्मल वर्किंग आवर्स कब नहीं कैलकुलेट करने वो पूछा जा सकता है। मतलब इसको अगर आप प्लेन रीडिंग भी देते हो ना इस एक्ट को, तो ये इजीली समझ आ जाता है, इजीली, कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें, है ना। आप इसका स्कैनर भी आज करना, आपको लगेगा हाँ यार ये बहुत ही इजी एक्ट है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता ही नहीं है इसमें से। फैक्ट्रीज एक्ट का टेस्ट कब लोगे? सैटरडे, दैट मीन्स कल ले लें? ऐसा नहीं, अच्छा नहीं, कल नहीं लेंगे, सी कल नहीं लेंगे, कल हम इस एक्ट को कंप्लीट करेंगे विद स्कैनर, फिर हम इसका टेस्ट लेंगे मंडे मंडे मंडे, या मैं आपको एक डेट बताऊंगी, हो सकता है नेक्स्ट वीक मुझे, आई विल, मतलब 15, 16, 17, 16-17 इन दिनों मुझे, 18 को तो ऑफ ही लूंगी, 16-17 को मैं आपका टेस्ट ले लूंगी, इन 2 दिनों में मैं आपके टेस्ट ऑर्गेनाइज कर दूंगी, ठीक है। तो डोंट वरी कि मैं टेस्ट कब लूंगी, टेस्ट में मतलब आप रेडी रखिए। आप ये देख लीजिए 17, 16, 17 इन दिनों टेस्ट होने वाले हैं आपके दोनों एक्ट्स के, एक तो मिनिमम वेजेस फैक्ट्रीज दोनों के, एक दिन 16 को मिनिमम वेजेस ले लेंगे, एक 17 को फैक्ट्रीज ले लेंगे, ठीक है। कल शिफ्ट ड्यूटी बताना मैम एक बार फैक्ट्रीज एक्ट में। अच्छा बेटा, देखो शिफ्ट ड्यूटी इज कि एक बार अगर आपने एक शिफ्ट में काम किया, फिर शिफ्ट खत्म होने के बाद ओवर टाइम काम कर लिया, तो आपको पूरे 24 घंटे नेक्स्ट हॉलीडे मिलता है। अच्छा, कॉपीज भी बच रही हैं क्या बोनस की? ओह यस, यस मैम। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। यस, आपको जो कॉपीज नेक्स्ट टेस्ट में मिल जाएंगी। तो अगर आपने ओवर टाइम काम करा है विच गोज बियॉन्ड मिडनाइट, तो नेक्स्ट पूरे 24 आवर्स का आपको लीव मिलता है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम, अरे बेटा चलो लो, देखो ये बताया तो था मैंने, कितनी बार ये पूछा है किसी ने। देखो अगर आपकी शिफ्ट एंड होती है मान लो 8-9 बजे, 9 PM कर सकते, 9 to 9 का जॉब था, 9 PM आपकी शिफ्ट एंड होती है एंड यू आर वर्किंग बियॉन्ड मिडनाइट, 2 बजे तक काम किया आपने, तो आप ये देखो आपको पूरा एक वर्किंग डे का हॉलीडे मिलता है, 24 आवर्स। ये 24 आवर्स स्टार्टिंग फ्रॉम व्हेन योर शिफ्ट, नेक्स्ट डे जब आपकी शिफ्ट चालू होती है, मतलब 9 बजे से 24 घंटे का छुट्टी मिलेगी आपको पूरी। मतलब 9 to 9 हो गया ना पूरा, एक दिन हो गया पूरा, एक दिन पूरा। तो इन्होंने लिखने का फेर किया और कुछ भी नहीं किया कि इट विल स्टार्ट फ्रॉम व्हेन योर शिफ्ट स्टार्ट्स इन द नेक्स्ट वर्किंग डे। तो जब भी आपकी शिफ्ट चालू होती है 7 बजे है तो 7 बजे से, 8 बजे है तो 8 बजे से, जब भी, तब से आपके 24 घंटे चालू हो जाएंगे। लैंग्वेज पे थोड़ा सा इधर उधर कर रखा है, बाकी सिंपल सी बात है कि एक पूरे दिन की छुट्टी मिलेगी 24 घंटे नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट डे ऑफ ऑफिस मतलब। क्योंकि देखो ना, अगर एक नाइट ड्यूटी वाला पर्सन है, एक नाइट ड्यूटी पे है, जिसकी जॉब चालू होती है 6 से शाम को 6 से 3 बजे तक काम करता है, अब उसने बियॉन्ड दैट पीरियड भी काम करा, मतलब ओवर टाइम करा, तो उसको छुट्टी कब से मिलेगी? 6 बजे से। नेक्स्ट डे जब उसकी शिफ्ट चालू होती है, 24 घंटे चालू होंगे उसके 6 बजे से। हाँ यस,
चलिए तो फिर आज यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं कल, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे विद स्कैन। आप तैयार करती रहिए अपना। मिनिमम रेट ऑफ वेजेस हो चुका है, 4 एक्ट हो चुके हैं इंडस्ट्रियल लॉ के, 4 और बच रहे हैं। सो कंप्लीट इट इन अ टाइमली मैनर, 25 मार्क्स दिलाएंगे आपको। स्कैनर सहित कंप्लीट करो, मॉड्यूल सहित कंप्लीट करो, मॉड्यूल भी करो, ठीक है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं कल।